सब्सक्राइब करें धर्मेंद्र टूर चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को दबाएं वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। भाग गया। अरे वाह, हेलो एवरीवन, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। और आज हम लोग आए हुए हैं सांची स्तूप, और ये हमारे मित्र, इनको आपने शायद देखा होगा पुराने वीडियोस में। सांची स्तूप को बनवाया किसने था? अशोका द्वारा बनवाया गया था, सम्राट अशोक द्वारा 3री सदी में बनाया गया था। और क्या ये हाँ, बुद्ध के विलायक हड्डियां यहाँ पे रखी गई थी। उनके मरण उपरांत अशोका जी ने यहाँ पे उनको बुद्ध स्तूप बनवाए थे। हम भी तो बोलो। तो गाइस, यहाँ पर जो है काफी सारे स्तूप है, जिसमें से स्तूप नंबर 1 काफी बड़ा है। उसके बीच में मैं आपको दिखाता हूँ, इधर साइड से अभी वहाँ पर चल के भी, वो जो आप बीच की एक छतरी देख रहे हैं, वहाँ पर नीचे बुद्ध की हड्डियाँ रखी गई थी, जो अभी निकाल कर म्यूजियम में शायद रखी है। और भगवान बुद्ध के 2 शिष्य थे, शारिपुत्र और महामोदग्लायन की अवशेष भी आपके म्यूजियम में रखे हैं। अगर वहाँ पर वीडियो अलाउड होगा तो हम आपको दिखाएंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से आप फिलहाल फ्रंट कैमरे से आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से है। बाकी अभी हम गाइड के साथ आपको सारी चीज़ें बताने वाले हैं स्तूप के जो भी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप नए हैं वीडियो पर तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, नीचे कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, अभी जो है हम लोग, ये राकेश सर है। पिछली बार हम लोग आए थे तो वीडियो ख़राब गई थी क्वालिटी, इसलिए हमें दोबारा आना पड़ा। तो अभी वापस से हम आपको दिखाएंगे पूरा सांची स्तूप, और ये है, हमें गाइड करेंगे सांची स्तूप के बारे में पूरा। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू धर्मेंद्र जी, आपने समय दिया हमारे लिए। फिर से जो है ना, हम आपको सांची के इतिहास के बारे में, बुद्धिज़्म के बारे में बात करेंगे आज, क्योंकि आज का हमारा जो विषय होगा भारत के एंशिएंट जो मोनूमेंट में से सांची है। तो आज का हमारा विषय है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, आर्कियोलॉजी और बुद्धिज़्म। तो सांची से जो हमारी बौद्ध स्थापत्य कला, जो कि जिसके बारे में हम बात करेंगे, एक स्तूपों का ग्रुप है। यहाँ पे काफ़ी स्तूप होंगे, छोटे बड़े मिला के 93 स्तूप हैं। यहाँ पे 4 पिलर भी है, जैसे मौर्य सम्राट अशोक ने जो स्तूप के साथ साथ पिलर बनाया था, उस पर उन्होंने अपने बौद्ध भिक्षुओं को फॉलो करने के लिए संदेश जो लिखे हैं, जो रॉक एडिक्ट हैं, जो पाली भाषा ब्राह्मी लिपि से हैं। एक बोधिसत्व वज्रपाणी का पिलर है, एक शुंगकालीन और एक गुप्तकालीन पिलर भी है, और यहाँ पे 4 टेम्पल्स भी है। तो सांची के जो स्तूप बनाने का श्रेय जाता है, वो शुरुआत होती है वो मौर्य सम्राट अशोक, जो कि 3rd सेंचुरी BC में उन्होंने स्तूप बनाया, जब उन्होंने बुद्धिज़्म फॉलो किया है। तो आज का हमारा जो विषय है, सांची के स्मारक स्तूप हैं, टेम्पल्स हैं, मोनेस्ट्रियाँ हैं, पिलर्स हैं, चैत्य हैं, विहार हैं। तो हमारा जो 3rd सेंचुरी BC से 12th सेंचुरी AD तक का मौर्य काल, शुंग काल, सतवाहन काल, कुषाण काल, गुप्त काल, हर्षवर्धन और परमार और प्रतिहार, ऐसे अलग अलग राजवंश में, अलग अलग समय में, अलग अलग डायनेस्टियों ने सांची में काफ़ी कुछ बनाया है। तो आज अभी हम जो बात करेंगे सांची के जो महास्तूप है, महास्तूप के बनाने के पीछे यहाँ सम्राट अशोक की सोच थी कि यहाँ के लोग बौद्ध संस्कृति और मौर्यकालीन स्थापत्य कला को जान पाएंगे इससे। तो यहाँ पर अलग अलग समय में सांची बना है। जैसे हम बात करेंगे कि सांची के स्तूप के बाहर 4 तोरण द्वार हैं। इन 4 तोरण द्वारों में हमें दिखाई देगा कि बुद्ध के जन्म की कहानी है, बुद्ध के गृह त्याग की कहानी है, बुद्ध के ज्ञान की कहानी है, उनके उपदेशों की कहानी है। जहाँ जहाँ बुद्ध ने अपने जीवन में विहार किया था, विजिट किया था, जैसे वैशाली में बुद्ध ने विजिट किया है, श्रावस्ती में विजिट किया है, सारनाथ में विजिट किया है, ये सारी कहानी 4 तोरण द्वारों से हमें पता चलती है कि वो हमारा क्या जीवन था, कैसा बिल्डिंग आर्किटेक्चर था, कैसे महल बनते थे, कैसे मोनेस्ट्रियाँ थीं, क्या पहनावा था। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जब सम्राट अशोक ने शुरुआत में
यहाँ पर एक टेराकोटा ब्रिक स्तूप बनाया था। और जो टेराकोटा ब्रिक स्तूप है वो स्तूप हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि छोटा जो ब्रिक स्तूप है वो महास्तूप के अंदर है। जो स्तूप हमें दिखाई दे रहा है इस 2nd सेंचुरी BC का है। सांची स्तूप द वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। सबसे पहले हमने पत्थर और प्लास्टर का यूज किया है 2nd सेंचुरी BC से, वो हमें दिखाई दे रहा है, जो कि सुर्खी चूना से बना हुआ लाइम मोटर भी हमें स्तूप के ऊपर दिखाई दे रहा है। इसमें जो भूवेदिका बनी हुई है, एक्चुअली जो स्टार्टिंग में तो लकड़ी में बनाई जाती थी वेदिका जो है, जो कि शुंग काल में 2nd सेंचुरी BC में स्टोन में बनाई गई। जैसे हमारी लकड़ी के ऊपर दरवाज़ों के तोरण द्वारों की जो नक्काशी लकड़ी में होती थी वो हम सैंड स्टोन में देखने जा रहे हैं सांची स्तूप में। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि सम्राट अशोक ने उस समय यहाँ पर राज किया था, जबकि उनके पिता बिंदुसार के समय वो गवर्नर हुआ करते थे। और उस ज़माने में हमारा ये राज्य अवंती राज्य में आता था, और जो कि कैपिटल सिटी उस समय उज्जैनी हुआ करती थी। तो अशोक के पिता बिंदुसार के द्वारा उनके बेटे अशोक को यहाँ राज्यपाल गवर्नर के तौर पर नियुक्त किया गया था। और उस समय अशोक का पाटलिपुत्र से यहाँ से निकलना होता है। तो जो विदिशा नगर है सांची के पास, वहाँ के नगर श्रेष्ठी की बेटी जो विदुषी और देवी के नाम से जाना जाता है, देवी से विवाह करते हैं सम्राट अशोक, जो कि एक व्यापारी फैमिली से हैं। देवी के कारण और व्यापार होने के कारण देखो, जहाँ पानी होगा, जहाँ एकांत होगा, जहाँ से व्यापार होगा, वहाँ मोनेस्ट्री होना चाहिए थी। तो विंध्य पर्वतमालाओं में सम्राट अशोक ने बेतवा नदी के किनारे यहाँ बुद्ध विहार की स्थापना की थी, स्तूप की स्थापना की थी, ताकि यहाँ से हमारी बौद्ध संस्कृति का प्रचार प्रसार हो। देखो, किसी भी लेख में ऐसा नहीं है कि तथागत जो बुद्ध हैं हमारे वो कभी सांची आए हों, उनके आने का कोई प्रमाण नहीं है। सांची की खोज में, सांची की रिसर्च में जो ब्रिटिश काल से खोज होती है सांची की, फिर से रीडिस्कवर होता है, वो एक आर्मी ऑफिसर कैप्टन टेलर द्वारा सांची की 1818 AD में खोज होती है। मौर्य काल से परमार काल तक तो सांची का स्वर्णिम इतिहास रहा है। बाकी फिर धीरे धीरे करके सांची पतन की ओर जाता है, और ये पूरा का पूरा हमारी जो धरोहर है, हमारे मोनूमेंट है, हमारी संस्कृति, पूरा सब जंगल में कवर हो गया था। काफ़ी लंबे समय तक फॉरेस्ट रहा है यहाँ पे। 12वीं 13वीं सदी से लेके 18वीं सदी के बीच तो जंगल था। फिर अंग्रेज़ आर्मी ऑफिसर ने सांची की खोज की। फिर उन्होंने देखा कि जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ कंजर्वेशन होना है। तो कंजर्वेशन का काम सर जॉन मार्शल ने करवाया था यहाँ पे। स्तूप नंबर 2 और नंबर 3 में यहाँ पे उत्खनन भी हुए थे, एक्सकेवेशन भी हुए थे अलेक्जेंडर कनिंघम के समय। तो जो भगवान बुद्ध के जो प्रिय शिष्य थे अरहंत, सारीपुत्र और महामोदगलायन के धातु अवशेष भी मिले थे स्तूप नंबर 3 से, स्तूप नंबर 2 से भी मिले थे। उस समय के जो आचार्य थे, जो उस समय के धर्मगुरु भिक्षु थे, उनके धातु अवशेष स्तूप नंबर 2 से भी मिले थे 10 आचार्यों के। बाकी स्तूप नंबर 3 से तो सारीपुत्र और महामोदगलायन भगवान बुद्ध के परम शिष्य के भी अवशेष मिले हैं। लेकिन आज भी महास्तूप में जो भगवान बुद्ध के धातु अवशेष होने का है, तो ये कि सांची स्तूप बहुत संरक्षित और सुरक्षित है। आज भी वो कहानियाँ पूरी एकदम सुरक्षित हैं। तो यहाँ देखेंगे कि सांची एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहलाती है, वर्ल्ड हेरिटेज मोनूमेंट है, जो कि 24 जनवरी 1989 में यूनेस्को ने अपना वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। जैसे खजुराहो, सांची, भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइटें कहलाई। तो सांची जो हमारी बौद्ध संस्कृति का एक अकेला ही इतिहास नहीं है। यहाँ पे सांची से जुड़ी हुई जो अलग अलग लगभग 20 किलोमीटर के एरिए में जो साइटें हैं, जैसे सतधारा के स्तूप हैं, सोनारी के स्तूप हैं, विदिशा की तरफ अंधेर और मुड़ेल खुर्द के स्तूप हैं। लेकिन सांची स्तूप का एक अपना गौरव है, एक अपना इतिहास है, जो कि सांची के तोरण द्वारों में है। और सांची के तोरण द्वार जो बने हुए हैं ये 1st सेंचुरी BC के हैं। ये देख रहे हैं आप, 1st सेंचुरी BC में सातवाहन काल में 4 तोरण द्वार बनाए गए हैं। जबकि पीछे से जो वेदिका है, छत्र है, हर्मिका है, ये 2nd सेंचुरी BC की बनी हुई है। और अंदर जो स्तूप है टेराकोटा ब्रिक से, वो मौर्य काल का है। बाकी फिर गुप्त काल में यहाँ पर मंदिर की शुरुआत हो जाती है। तो बुद्ध की यहाँ हमें काफ़ी मूर्तियाँ भी मिलेंगी, जो कि मंदिर भी मिलेंगे, जो कि मथुरा शैली के बने हुए हैं। बुद्ध की जो प्रतिमाएँ हैं यहाँ पे, वो गुप्तकालीन हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे कि सांची के तोरण द्वारों में, जो कि एक पत्थर से बने हुए हैं, मोनोलिथिक स्टोन में बने हुए हैं और सैंड स्टोन में बनाया गया है। तो हमें लेख मिलते हैं सांची के तोरण द्वारों में, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो सांची के तोरण द्वारों की जो नक्काशी है, जो कार्विंग है, विदिशा के जो हाथी दंत में काम करने वाले जो कारीगर थे, उनके द्वारा कार्विंग हुई है।
है ना। तो इससे हमें पूरा पता चलेगा और सब कुछ सिंबल के माध्यम से हम भगवान बुद्ध के जीवन को देखेंगे। यहाँ ये थोड़ा सा पास में चलेंगे धर्मेंद्र जी। तो हम बात करेंगे यहाँ से सांची के तोरण द्वार में, जो हमें बुद्ध के जीवन की कथाएं कैसे पता चलेंगी। हमें इसमें ज़्यादा भाषा का पढ़ना नहीं होगा, लिपियों का समझना नहीं होगा, सब कुछ चित्रों में है। और चित्र एक ऐसी भाषा है जो भाषा प्राचीन नहीं पढ़ने वाले भी उस चित्र से पूरी भगवान बुद्ध के जीवन की कथाएं और मानव जीवन का इतिहास जान पाएंगे। एक सांची का ये गौरव है कि सांची के तोरण द्वार हैं, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। और कार्विंग हमें मिलती है, कई जगह मिली है, जैसे हमने कई जगह रिसर्च की, जैसे भरोत के स्तूप में है, अमरावती स्तूप में है, काफ़ी बिखरा हुआ है वहाँ का इतिहास, उतना संरक्षित सुरक्षित नहीं है जो सांची है। तो हम बात यही करेंगे कि सांची को देखने के लिए ज़्यादा लोगों को दिक्कत नहीं हो पाती है, क्योंकि हमारी राजधानी भोपाल से लगा हुआ है, ज़्यादा दूरी नहीं है, लगभग जो है ना 45 से 50 किलोमीटर की दूरी होती है भोपाल से आने में, और आसानी से पहुंचा जा सकता है। और सांची में रेलवे स्टेशन भी है, सांची में नगर विदिशा भी जुड़ा हुआ है, नेशनल हाईवे निकला हुआ है, तो आसानी से विजिटर यहाँ आके देश दुनिया के। और एक बात आज हम कर रहे हैं कि चारों दिशाओं से जुड़ाव है सांची का, लेकिन प्राचीन समय में अशोक ने भी यही देखा था कि ऐसी जगह विहार होगा जहाँ चारों दिशाओं से जुड़ाव होगा। अगर हम उत्तर से दक्षिण जाते हैं तो यहाँ से निकलना होता था, प्राचीन रूट थे, व्यापारिक रूट थे। अगर अशोक सम्राट भी पटना से निकलते होंगे तब भी वे उज्जैन के लिए यहाँ से ही गुजरते थे। तो जहाँ से लोगों का जुड़ाव होगा वहाँ से संस्कृति और धर्म का फैलाव भी होगा। तो यहाँ हम देखेंगे कि चारों तरफ के लोग आते हैं और बुद्ध को फॉलो करते हैं। तो इसमें एक घटना ये थी कि भगवान बुद्ध तो तथागत कभी सांची आए नहीं हैं, लेकिन उनके जीवन की सारी कथाएँ हम यहाँ से समझ सकते हैं। तो तथागत के जीवन की अगर हम बात करें तो उनका पूरा जीवन निकला है अपना विहार करते हुए। जैसे जन्म उनका लुम्बिनी में हुआ, और जन्म तो 563 BC में हुआ था ईसा से पहले। और उनका राज्य जो है कपिलवस्तु है, महाराज शुद्धोधन उनके पिता हैं, और उनकी माता महामाया थीं जिन्होंने जन्म दिया है बुद्ध को। तो बुद्ध का जन्म होता है एक लुम्बिनी के जंगल में जन्म होता है। वो ऐसी घटना घटी थी कि माता महामाया देवी के गर्भ में बुद्ध थे। तो उस समय हमारे संस्कृति में ऐसा था कि मदर हाउस मायके में बच्चे का जन्म हो, और माता पिता के द्वारा अपने जन्म के बाद जो उनकी बेटी है उसकी देखरेख अच्छे से होगी। तो वो लुम्बिनी होके निकल रहे थे, एक जंगल में रुकना हुआ, और उसी समय उनको प्रसव पीड़ा होने लगी, और लुम्बिनी में साल वृक्ष के नीचे उनका जन्म हो गया है। और फिर राजकुमार बड़े होते गए महलों में। जब उन्होंने देखा कि मानव जीवन में दुख है और दुख जाने का रास्ता क्या है, उसकी खोज में वो अपना राजपाट छोड़ देते हैं। तब उन्होंने बिहार के बोध गया में ज्ञान प्राप्ति की थी। तो हम बुद्ध को बोधि वृक्ष के एक सिंबल के रूप में पहचान करेंगे इसमें, क्योंकि ये हीनियन बुद्धिज़्म जो होता है, थेरावाद बुद्धिज़्म, उसमें भगवान बुद्ध को हम किसी मूर्ति से नहीं फॉलो करेंगे, चिन्हों के रूप में फॉलो करेंगे। तो इस पैनल की कहानी ये है कि पब्लिक चारों तरफ है और इनके बीच में भगवान बुद्ध हैं, और बुद्ध कपिलवस्तु के शाक्यों को उपदेश दे रहे हैं। तो चारों तरफ बैठे हुए उनके उपासक हैं। देख रहे हैं आप, जब लोग होंगे तो उनका पहनावा देखिए आप, उनकी पगड़ी देखिए आप, उनके बैठने के कुशन देखिए आप, चारों तरफ ग्रुप है एक, और बुद्ध वहाँ अपने उपासक को उपदेश दे रहे हैं। तो ये घटना है कपिलवस्तु में, शाक्यों को उपदेश दे रहे हैं बुद्ध। तो बुद्ध की उपस्थिति होगी बोधि वृक्ष और आसन के रूप में यहाँ पे। अगर हम बात करें कि उस समय महल कैसे बनते थे, तो अगर हम इस सेकंड पैनल में देख रहे हैं तो उसमें रॉयल प्रोसेशन दिखाई दे रहा है। तो जो भगवान बुद्ध का प्रिय घोड़ा है, कंठक है, जो अपने राजकुमार सिद्धार्थ के साथ है, और उनका सारथी भी पीछे बैठा हुआ है चन्ना। उसके हाथों में बुद्ध की उपस्थिति क्या होगी? छत्र, क्योंकि इनका संबंध एक राज परिवार से भी है। छत्र एक सिंबल है महान बुद्ध के लिए, एक राजकुमार के लिए। जब वो कपिलवस्तु विजिट के लिए निकल रहे हैं तब वो इसमें दृश्य दिखाई दे रहा है कि लोग उनको नमस्कार कर रहे हैं, अपने राजकुमार को महल से बाहर आते देख रहे हैं। तो उस ज़माने में बिल्डिंग आर्किटेक्चर देखो आप, महल बनाने की शैली देख रहे हैं आप। एक ही स्टोन 100 BC में बना, सैंड स्टोन में कार्विंग है। आज भी इसकी कंडीशन देखिए आप, देख रहे हैं कि सामने से राजा का निकलना, पीछे उनका महल होना, देख रहे हैं पूरा 3D आर्ट है उस समय। एक घटना ऐसे घटी थी कि बुद्ध की माता जो महामाया देवी हैं, वो जन्म के बाद गुजर चुकी थी, देहांत हो गया था। तो माता गौतमी ने उनको पाला था,
उनकी मौसी जो है, और गौतमी से तो उनको गौतम नाम मिला है, और बुद्धि से बुद्ध का नाम मिला है उनको ज्ञान प्राप्ति के बाद। तो अपने जन्म देने वाली माता को कहते हैं कि वो देवलोक उपदेश देने के लिए जाते हैं, और फिर वो देवलोक से जब वापस आते हैं तो इस घटना को कहते हैं हम मिरेकल ऑफ शंकास्या। शंकीसा की कहानी है, जो माता को उपदेश दे के, देख रहा है वहाँ से सीढ़ियाँ देख रहे हैं हम, सोपान मार्ग देख रहे हैं हम, कि माता को उपदेश देने के लिए देवलोक में जाना, और वहाँ उनकी उपस्थिति महाबोधि ट्री से होगी। फिर वहाँ से जब वो वापस आए हैं तो नीचे पृथ्वी में लोग उनको स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं। तो एक सोपान मार्ग दिखाया है यहाँ पे, देख रहे हैं आप। अच्छा, इसके और ऊपर हम देखें तो ये हाथी धर्म प्रचार के लिए जाते हैं। इन हाथियों में ओरिजिनल भी हाथी दांत हुआ करते थे एक ज़माने में, जब ये साइट सुरक्षित रही होगी उस समय, लेकिन फॉरेस्ट होने की वजह से इनके ओरिजिनल हाथी दांत निकल गए। अब खाली होल दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे, देख रहे हैं आप। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा अंदर आइए। अब यहाँ से हम देखने जा रहे हैं कि भगवान बुद्ध की एक दूसरी पहचान होगी, उनके चरण चिन्ह, पद चिन्ह बने हुए हैं, देख रहे हैं फुटप्रिंट यहाँ पे, और उनके पाँव में चक्र भी है। तो चक्र का संबंध है बुद्ध के पहले धर्म संदेश से, जिसको कहते हैं हम बुद्ध का फर्स्ट सरमन, जो सारनाथ के डियर पार्क में हुआ था, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र। तो तथागत के पाँव में भी चक्र है, देख रहे हैं आप यहाँ पर। तो भगवान बुद्ध के जितने बड़े चरण हैं तो उतना उनका शरीर भी है। सबसे ऊपर से हम शुरू करें तो छत्र से जो शुरू करते हैं हम उनका शरीर, छत्र जो ऊपर दिखाई दे रहा है वो उनका सिर है, और छत्र के नीचे जो स्टिक है, जो डंडी लगी हुई है, वो उनकी गर्दन होगी, और त्रिरत्न उनके 2 बाजू होंगे, और लोटस उनका हृदय कमल है, चेस्ट है, और नीचे उनके पाँव हैं, लाठी बुद्धा। तो सिर से लेके पाँव तक भगवान बुद्ध को दिखाया है यहाँ पे। और उस ज़माने की अगर हम सजावट के तौर पे देखें, जो आभूषण देखेंगे, जो ज्वेलरी देखेंगे, अगर कोई भी डिज़ाइन ये नीचे से ऊपर तक टॉप टू बॉटम देखेंगे, दोनों साइड कोई भी डिज़ाइन रिपीट ना होगी, क्योंकि इस पत्थर को तराशने वाले जो थे वो विदिशा के अनुभवी, जो ज्वेलरी में काम करने वाले, जो आइवरी में काम करने वाले सुनार हैं, हाथी दांत में काम करने वाले लोग हैं, उनके द्वारा तराशा गया है। देख रही है, उस ज़माने का पहनावा देखो, वो हमारे देश का गौरव था कि लोग कितनी ज्वेलरी और सब डिज़ाइन अलग अलग पहना करते थे। ये देखिए आप, तो ये पूरा का पूरा एक ही स्टोन है, पूरा देख रहे हैं हम। जैसे यहाँ देखें, इधर आइए, देखो इस पैनल से हम बात करेंगे कि इसमें भी एक रॉयल प्रोसेशन दिखाई दे रहा है ना। इसमें देखो कौशल किंग, देख रहा है, इसमें महाराज अम्ब्रेला रॉयल फैमिली के साथ होते हैं, ये निकल के जा रहे हैं। यहाँ लोग ढोल नगाड़े बजाते जा रहे हैं, इसकी आवाज़ सुन के लोग ऊपर से नीचे देख रहे हैं। अलग अलग जो है ना मंजिल, अलग अलग बिल्डिंग के अलग अलग फ्लोर दिखाई दे रहे हैं। कोई नीचे की फर्स्ट फ्लोर में है, कोई सेकंड में है, हाथ में फ्लावर्स लेके खड़े हैं राजा के स्वागत करने के लिए, देख रहे। तो इसमें जो है ना कौशल किंग, उनकी जो है ना प्रसेनजीत राजा महाराज जो हैं उस ज़माने में निकलते हैं, तो उनका जीवन कैसा था वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, देख रहे। ऐसा नहीं है कि लोगों के लाइफ में जो है ना क्या संपन्नता थी। देखो नगर के बाहर जब हम घूमने फिरने के लिए निकलते हैं, उस ज़माने में भी राजा महाराजा लोग निकलते थे, किसी नदी तालाब वाटरफॉल के पास बैठे हैं, अपनी फैमिली के साथ दिखाई दे रहा है, मतलब सीन्स ऑफ द एन्जॉयमेंट्स लाइफ, देख रहे। तो एन्जॉयमेंट्स लाइफ के सीन है। रॉयल प्रोसेशन है, जहाँ पे लोग ग्रुप में प्रार्थना करते हैं, वो एक चैत्य होता है, देख रहे चैत्यालय, तो उनमें लोग प्रेयर कर रहे हैं। इनकी पगड़ियाँ देखो, इनके कानों के कुंडल देखो, पहनने के हाथ में कड़े देखो, धोती देखो, चैत्य हॉल जो बना हुआ है उसके ऊपर की सजावट देखो आप। बरसात के जब 4 महीने होते हैं वर्षावास, उसमें जो भिक्षु संघ है वो विहारों में, मनुष्यों में विजिट करते हैं और बरसात के 4 महीने वहीं निकालते हैं। जैसे श्रावस्ती के जैतवन विहार में भगवान बुद्ध शुरू के 4 महीने रुकने गए थे, फिर वो कई महीनों तक वर्षावास उन्होंने वहाँ निकाला है। जैसे मूलगंध कुटी, कौशाम्बी कुटी, करौरी कुटी में बुद्ध संघ ठहरा हुआ है और फॉलोअर्स वहीं जाके फॉलो करते हैं। और ये सारी व्यवस्थाएं चतुर्मास निकालने के लिए व्यापारियों द्वारा और राजाओं के द्वारा व्यवस्था की जाती है। तो कहते हैं कि वहाँ पे जब जैतवन विहार में भगवान बुद्ध को रुकना था, तो जो व्यापारी अनाथ पिंडक हैं उनके द्वारा काफ़ी धन की राशि देना पड़ी थी राजकुमार जेत से वो जेतवन विहार खरीदने के लिए। तो कहते हैं कि स्वर्ण मुद्राएं, ढलमा के सिक्के, पंचमार कॉइन, आहर्षित सिक्के जो है अलग अलग समय में रहे, तो मुद्राएं नीचे बिछी हुई हैं
उसमें अनाथ पिंडक के बीच में व्यापारी बैठे हैं, कहते हैं कि राजकुमार जहाँ तक ये मुद्राएं हैं वो जगह हमें देना है आपको, उसके बदले में हम आपको मुद्राएं देंगे। तो वहाँ पे देखिए 3 कुटियों का निर्माण हुआ था। वहाँ भगवान बुद्ध की उपस्थिति आसन के रूप में होगी, देख रहा है उसमें मिरेकल ऑफ मैंगो ट्री, जो आम के वृक्ष के ऊपर बुद्ध की उपस्थिति अम्ब्रेला के रूप में है। उस समय बुद्ध का पहुंचना हुआ और लोगों के द्वारा ढोल नगाड़े बजा के उनका स्वागत किया गया। एक उत्सव का माहौल होता था जहां बुद्ध अपना विहार करते थे, है ना। जैसे यहाँ हम देखेंगे कि जब वैशाली होके भगवान बुद्ध का निकलना है, वर्षा का वाश निकालना है, वहाँ पे स्वागत किया जा रहा है भगवान बुद्ध को राजाओं द्वारा और बंदर के द्वारा। जो भगवान बुद्ध के लिए वैशाली पहुँचने पे मंकी के द्वारा बुद्ध भगवान को हनी ऑफर की गई थी। वो देखो कटोरे में हनी लेके खड़े हैं बंदर और बुद्ध को दे रहे हैं, देख रहे हैं महिलाएं बच्चे भी वहाँ उनको फॉलो कर रहे हैं। और तो भगवान बुद्ध की उपस्थिति कैसे होगी, महाबोधि ट्री के सिंबल में। अच्छा, ऊपर देखो स्तूप के नीचे जो फॉलो करने वाले लोग हैं उनकी वेशभूषा से वो भारतीय नहीं है, विदेशी हैं। जैसे उसमें यूनानियों का, ग्रीक लोगों का होना है। देखो उनकी वेशभूषा, जैसे उनके कर्ली हेयर, उनके कपड़े, उनके लंबे जूते पहने हुए हैं, वो स्तूप के नीचे जो है ना फॉलो कर रहे हैं, फ्लूट बजा रहे हैं, देख रहे हैं आप। तो स्तूप तो सांची का ही दिखाई दे रहा है, जिसमें अम्ब्रेला हर्मी का छत्र लगे हुए हैं। तो काफ़ी जो है ना विदेशी लोग, फॉरेनर्स भी बुद्ध देव के को मतलब हमारी बुद्ध संस्कृति को फॉलो करते हैं। उस समय जो है ना जब ये तोरण द्वारों का निर्माण होता है, उस समय की कहानी है। ये देखो जब कपिलवस्तु में भगवान बुद्ध का जाना हुआ तो महाराज शुद्धोधन, जो कि तथागत के बुद्ध के पिता हैं, जो कि अपने बेटे का स्वागत कर रहे हैं, देख रहे हैं अम्ब्रेला, सब रॉयल फैमिली के साथ हैं, पीछे अटेंडेंट हैं। और महाप्रजापति माता गौतमी उनको स्वागत कर रही हैं। महाप्रजापति गौतमी जो है, जो पहली भिक्षुणी हुई थी, पहले महिला नन हुई थी, उन्होंने स्वीकार किया था। बाद में वैशाली में आम्रपाली ने स्वीकार किया था, जो यशोधरा ने भी उनको फॉलो किया है। तो बुद्ध की फैमिली में उनके पिता हैं, माता है, पीछे अटेंडेंट हैं, गंधर्व फ्लावर्स लेके आए हुए हैं उनके स्वागत में। नीचे आने वाले अतिथि का तोरण द्वार पर वेलकम करने के लिए डोर कीपर भी हैं यहाँ पे, देख रहा है। यहाँ पर देख रहा है ये जो है ना घटना है कि जो महाराज बिंबिसार हैं वो अपने राजगीर महल से निकल रहे हैं। ये भगवान बुद्ध को फॉलो करते हैं, उनको उपदेश सुनने के लिए, उनको दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो इस जगह का नाम है बैनुवन। बैनुवन जहाँ बांसों का जंगल है, ये भगवान बुद्ध की उपस्थिति है। राजा बिंबिसार है, सभी महिलाएं प्रेयर कर रही हैं, भगवान बुद्ध को फॉलो कर रही हैं। नीचे भी द्वारपाल हैं। यहाँ देखेंगे जैसे इधर आइए कि हम तोरण द्वार से अगर हम अंदर प्रवेश करते हैं तो यहाँ पे ये जो वेदिका बनी हुई है और इसमें ब्राह्मी लिपि पाली भाषा में शिलालेख लिखे हुए हैं। और शिलालेख से हमें ये पता चल रहा है कि उस समय विदिशा और आसपास के और देश के अलग अलग कोने से लोग व्यापार करने आते हैं और वो अपना दान देते हैं। तो दान करने वालों के नाम लिखे हुए हैं। तो ये हमारी जो है ना प्राचीन भाषा पाली है, ब्राह्मी लिपि है। तो इस भाषा को हम लेफ़्ट से राइट पढ़ते हैं। और इस भाषा को सबसे पहले पढ़ने का काम यहाँ पे एक अंग्रेज़ थे, जेम्स प्रिंसिप, उन्होंने भी शुरू किया था। तो हम कैसे पढ़ेंगे इस भाषा को? जैसे हम ये पहला शब्द देख रहे हैं, इसका मतलब है दा, ना और ये अम, दानम। दानम मतलब दान में देना है। किसने दान किया है? व जी गु त सा, बज गुतस दानम, मतलब दान होना सभी में लिखा होगा। कोई भी लेख आप पढ़ेंगे और लास्ट में आपको दानम जरूर दिखाई देगा, दानम। तो दानम मतलब दान करके लोगों ने लगभग यहाँ 650 तो डोनर के नाम मिले हैं। और काफ़ी अलग अलग समय में शिलालेख लिखे गए। मौर्यकालीन जो पाली भाषा है, गुप्तकालीन जो पाली भाषा है, उनके सबके अलग अलग शब्दों की बनावट है। तो यहाँ काफ़ी शिलालेख मिलेंगे देखने को हमें। अच्छा, सबसे पहले स्टार्टिंग में मौर्य सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के बाद बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं। एक टेराकोटा ब्रिक स्तूप बनाते हैं। और स्तूप बनने की प्रथा तो ऐसी है कि जब भगवान बुद्ध का कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हो जाता है तो काफ़ी लोगों के, भक्तों के, राजाओं की ये डिमांड होती है कि भाई हमें भगवान बुद्ध के सामान मिलना चाहिए, उनके अवशेष मिलना चाहिए, उनके धातु मिलना चाहिए। तो उसके लिए काफ़ी लड़ाई होती है। फिर लास्ट में समझौता होता है। भगवान बुद्ध की अस्थियों को 8 भागों में बंटवारा किया जाता है और 8 स्तूपों का निर्माण होता है। बाद में सम्राट अशोक द्वारा स्तूपों से अस्थियां प्राप्त की जाती हैं। पुराने 8 स्तूपों में से 7 स्तूपों की अस्थियां मिलती हैं, उनमें से रामग्राम स्तूप छोड़ के। और 7 स्तूपों से जो अस्थियां मिलती हैं फिर अशोक हज़ारों स्तूपों में उनको रखते हैं। कहते हैं अशोक द्वारा जो टोटल मोनूमेंट की संख्या थी 84,000 मोनूमेंट बनवाते हैं वो।
तो अशोक द्वारा बनाया हुआ स्तूप इसके अंदर है। ये जो 2nd सेंचुरी BC का स्टोन में बना हुआ है, इसके अंदर ब्रिक स्तूप है। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे ये बुद्ध देव को जो हम मूर्ति के रूप में देख रहे हैं, और ये मूर्ति की जो स्थापना यहाँ गुप्त काल में हुई थी, जो कि मथुरा शैली से बनाई गई थी। और गुप्त काल में जो मंदिर बनाने की शैली थी, जैसे यहाँ पे 4 पिलर होते थे, पिलर के ऊपर से सपाट एकदम फ्लैट रूफ में छत भी हुआ करती थी। और यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि भगवान बुद्ध ने ध्यान मुद्रा है उनकी, जो मेडिटेशन किया है, तो वही पद्मासन मुद्रा में ये मूर्ति हम देख रहे हैं। बाजू में 2 चबरधारी खड़े हुए हैं, गंधर्व हैं, पीछे औरा है। तो ये फाइनली बुद्ध देव की मूर्ति 5th सेंचुरी AD में रखी गई, जो कि हमारे संस्कृति का एक दूसरा रास्ता आता है, महायान बुद्धिज़्म होता है, जिसमें हम मूर्ति से फॉलो करते हैं। तोरण द्वार तो पहले बन चुके थे, तो उसमें मूर्तियाँ नहीं हैं। जब मूर्तियाँ नहीं बनाई जाती थी तो मूर्तियाँ बनाने की भी हमारी अलग अलग कला शैलियाँ थीं। गंधार स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, सारनाथ, अमरावती, तो इन मूर्तियों में जो है ना भारतीय शैली है वो मथुरा शैली कहलाती है, क्योंकि गंधार शैली में जो बुद्ध के बनाने की जो स्टाइल थी, जो फीचर्स थे, वो थोड़ी ग्रीक टाइप के दिखते थे, है ना। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये फाइनली भारतीय शैली की है, मथुरा शैली की है मूर्ति। यहाँ चारों दिशाओं में 4 तोरण द्वार हैं। और जब हम यहाँ पे उस समय बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं, लोग शिक्षा लेने के लिए आते हैं, तो स्तूप के सामने मेडिटेशन भी होता है, विहारों में रहना होता है, प्रार्थना होती है चैत्य में, और स्तूप की परिक्रमा होती है क्लॉकवाइज। तो ये जगह कहलाती है प्रदक्षिणा पथ। और यहाँ पर भी जो नीचे देख रहे हैं आप, जो स्लैब लगे हुए हैं, इनमें भी दान होना लिखा हुआ है। तो कोई वाणिज्य दानम है, कोई मातृ दानम है, कई माताओं के द्वारा दान किया गया है। तो स्तूप की हम परिक्रमा फाइनली क्लॉकवाइज करेंगे। और ये देखिए उस समय की जो भूवेदिका बनी हुई है, वेदिका स्तंभ हैं, इसमें लगी हुई 3-3 सूचियाँ हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो शैली है हमारी 2nd सेंचुरी BC की है, जबकि पहली जो रेलिंग होती थी, भूवेदिका होती थी, वो मौर्य काल में लकड़ी की होती थी, फिर शुंग काल में स्टोन में बनाई गई, जिसमें काफ़ी लाइफ मिली हमें, क्योंकि लकड़ी और मिट्टी और ब्रिक्स की चीज़ें ज़्यादा नहीं चल पाती थी। तो हमने ये सब कुछ स्टोन में काम करना शुरू कर दिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा समय समय पे एक्सकेवेशन होते हैं, समय समय पे कंजर्वेशन होते हैं, पुरानी चीज़ें उत्खनन से मिलती हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सकेवेशन करते हैं। तो कहते हैं कि ये माथा भी मिला है एक्सकेवेशन में, फिर से वहीं पे जोड़ा गया है, जो कि माथा डैमेज पाया गया था, फिर खुदाई में माथा मिला और फिर से लगाया है। देख रहे हैं आप, वस्त्रों की सलवटें दिखाई दे रही हैं, भगवान बुद्ध पे ध्यान मुद्रा में हैं, 2 अटेंडेंट गंधर्व हैं जो है ना ऊपर से। तो ये माथा पूरा लगाया गया है, ओरिजिनल मिल गया वो लगाया गया है। पुरानी चीज़ें मिल जाती हैं उसको हम लगा सकते हैं, म्यूजियम में रख देते हैं। तो ये माथे को फिर से इस पर रिस्टोर किया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे जैसे दूसरा तोरण द्वार है, पूर्वी तोरण द्वार। पहले हम आए तो वो उत्तरी तोरण द्वार था, नॉर्थ से हम आते हैं, फिर हम ईस्ट पे पहुँच जाते हैं। आप देख रहे हैं पत्थर के अंदर जो बराबर कटिंग की गई है, आप देख रहे हैं एक सूची यहाँ से निकली हुई है, ये वेदिका स्तंभ से कैसे गहरे गहरे सॉकेट में ये पूरा इंटरलॉक किया हुआ है। देख रहे हैं आप यहाँ पे जो है ना, तो मतलब उन्होंने जो इंटरलॉक में जो अंदर से एक खांचे बना के लगाया है, इसीलिए इसकी काफ़ी लाइफ रही। कि एक हम लोगों को ये है कि अतीत का, पास्ट का, प्रेजेंट के लिए जो मैसेज है, हमारी संस्कृति के जो प्रमाण हैं, वो हमारे मोनूमेंट हैं। क्योंकि जब भी लोग आएंगे तो सोचेंगे कि भाई ये क्या है, उन्हें कि साहब ये स्तूप बना हुआ है, स्तूप किसने बनाया है, कब बनाया है, किसके लिए बनाया है, जिसके लिए बनाया वो कौन था। मतलब हमारी संस्कृति का परिचय होगा, है ना, एक समय का परिचय होगा, है ना, हमारी जो संपन्नता का परिचय होगा इससे। देख रहे हैं जैसे वहाँ महाबोधि ट्री के नीचे फॉलो करते हुए राजा दिखाई दे रहे हैं इसमें, या दूसरे पैनल में कपिलवस्तु का महल बना हुआ है और माता महामाया देवी सो रही हैं वहाँ पे। ये घटना वो थी कि जब भगवान बुद्ध की माता महामाया देवी सो रही थी और जब बुद्ध उनके गर्भ में थे, तब वो सोते समय एक स्वप्न देखती हैं, जो कि एक हाथी, एलिफेंट आता है आकाश मार्ग से, और वो हाथी आता है माता की कोख में आ जाता है, ऐसा उनको फील होता है, ऐसा आभास होता है उनको। तो वो सपने वाली जो चर्चा है लोगों में चल रही है, लोगों में, अटेंडेंट लोगों में कानाफूसी चल रही है कि महारानी महामाया देवी को स्वप्न में हाथी देखा है, होने वाली संतान का क्या भविष्य होगा। तो लोगों में चर्चा का विषय था कि कुछ लोग कहते हैं कि महाराज शुद्धोधन का जो बेटा होगा, संतान होगी, वो बहुत महान होगी, राजा बनेगा, या फिर राजा ना बन के एक महान इंसान होगा जो सद्धर्म का मार्ग देगा लोगों को, लेकिन वो अपने जीवन में विहार करेगा। तो महाराज शुद्धोधन को ये चिंता का विषय था कि मेरा बेटा जन्म के बाद अगर राजा नहीं बने कि एक महान संत बन जाएगा तो हमारा राज कैसे चलेगा।
तो उनको महलों में रखा जाता है। गर्मी का महल, बरसात का महल, ऐसे जैसे समर विंटर मानसून पैलेस बनाए जाते हैं। उनकी 16 बरस में राजकुमारी यशोधरा से शादी हो जाती है, सुख सुविधा में रखा जाता है। लेकिन जब उन्होंने मानव जीवन में दुख देखा और दुख जाने का रास्ता खोजने के लिए निकल गए थे, जब उनकी पत्नी यशोधरा ने राहुल को जन्म दे दिया था, तो रात में सोते हुए अपने परिवार को छोड़ के गए थे बुद्धत्व की खोज में जो है। तो ये पूरा कपिलवस्तु से लुम्बिनी वाला रॉयल प्रोसेशन दिखाया है। देखिए उस ज़माने में जब अपने यहाँ द्वारपाल इतने आभूषण पहना करते थे, तो रूलर्स और ट्रेडर्स के पास कितना होता होगा, है ना। जैसे यहाँ देखेंगे, इधर आइए, यहाँ पे 7 पैनल थे, 1 2 3 4 5 6 7 दिव्यलोक बनाए गए हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप, जैसे इस पिलर के ऊपर कुछ काल्पनिक मिथिकल एनिमल्स भी होंगे, जैसे घोड़े के ऊपर पंख लगे हुए हैं, जैसे शेर के ऊपर पंख लगे हुए हैं, कई जगह ईगल जैसा होता है, जैसे गिरफिन है, यूनिकॉर्न है, पेगासस हैं, कुछ मैथोलॉजिकल एनिमल्स भी आप यहाँ देखेंगे, है ना। कभी आप महाराष्ट्र की गुफाओं में जाएंगे, काफ़ी चैत्य होंगे, तो उनका भी बनाने की शैली ऐसी होगी जो है ना, जैसे कार्ला भाजा की गुफाएं हैं या अजंता एलोरा में भी है, ऐसे काफ़ी आपको दिखाई देगा। जैसे यहाँ आइए, यहाँ थोड़ा सा पीछे आएंगे, यहाँ पे काफ़ी लोटस जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे लोटस कमल बने हुए हैं, क्योंकि कमल सरोवर के पास भगवान बुद्ध तप किया करते थे, बैठा करते थे, तो लोटस का संबंध एक प्योरिटी से भी है ना। और तोरण द्वार तो अपने यहाँ जब कहते हैं ना कि कोई विशेष फंक्शन होगा तो एक तोरण लगाया जाएगा और उसको बराबर सजाया जाएगा, तो तोरण द्वार एक सजा हुआ गेट भी होता है ना। ये जो गेट भी, इधर आइए थोड़ा सा, हम अगर बैक साइड में भी देखें तो एक बहुत सुंदर महिला की मूर्ति होगी, जिसको हम सालभंजिका कहते हैं। और उस समय जो महिला का जो सम्मान होता है, महिला का जो जीवन होता है, उसको काफ़ी सुंदर बनाया है। उसके सुंदर से हेयर स्टाइल देखें उस ज़माने में महिलाओं का, ऐसा नहीं है कि अतीत में हमारे लोग कैसे रहते हैं, काफ़ी ज्वेलरी पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं, अपने को रखते हैं, बहुत सुंदरता से पहनावा है। एक सुंदर सी साड़ी पहने हुए है महिला जो है ना, देख रहा है पीछे से। आजकल ये कल्चर हमारे महाराष्ट्र में काफ़ी देखने को मिलता है, जो महिला की जो धोती पहनने की शैली है, नौवारी है ना, इनका हेयर स्टाइल देखो। तो एक संपन्नता की देवी भी होती है ये जो है ना, यूथ और प्रॉस्पेरिटी के लिए है सालभंजिका। देख रहे हैं आप, हरे भरे वृक्ष में होती है इसका संबंध जो है ना, तो बिल्कुल एक सुंदर अप्सरा जैसे दिखाई दे रही है। तो अपने यहाँ 2 बड़ी फेमस सालभंजिका हैं, एक सांची के तोरण द्वार में है और एक सालभंजिका जो कि विदिशा ग्यारसपुर से मिली थी, आज वो गुजरी महल म्यूजियम की सुंदरता को बढ़ाती है, ग्वालियर में रखी है। बिल्कुल मोनालिसा, उसका सुंदरता का कोई तोड़ नहीं है। बिल्कुल एक जो है ना बहुत सुंदर एंटिक चीज़ होती सालभंजिका। ये देखिए बहुत सुंदर आभूषण में है, पतले मछली जैसे कपड़े पहने हैं इनके शरीर पे। तो देख रहे हैं उस ज़माने में काफ़ी पतले वस्त्र भी पहना जाते थे उस ज़माने में, सुंदरता के लिए। हरे भरे वृक्ष में है, वृक्ष को पकड़ के खड़ी हुई है यहाँ पे। देख रहे हैं आप, कहते हैं कि जब वृक्ष अगर फल नहीं देते थे, कि कोई गर्भवती या यंग महिला बसंत ऋतु में आम के वृक्ष को भी भंजन करती थी, तो उसमें भी बौर आने लगते थे कि माँ से बेबी का आना या वृक्ष में फल आने, एक नए युग की शुरुआत होती है। देख रहे हैं आप। और ये सालभंजिका इसके हर पैनल के नीचे, हर एक फलक के नीचे होती थी, 1 2 3 होती थी यहाँ पे। देख रहा है ऊपर भी वो वृक्ष को पकड़ के खड़ी हुई है। और वहाँ की काफ़ी डैमेज भी हो गए हैं वहाँ पे समय रहते हुए, देश काल और परिस्थिति काफ़ी फॉरेस्ट में रहा है, तो काफ़ी सालभंजिका यहाँ से नहीं देख रहे हैं, उनके सिर्फ प्रमाण हैं वहाँ पे अकेले। यहाँ देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे आइए, ये देखो आपको सारनाथ का धम्म चक्र भी दिखाई देगा, जहाँ भगवान बुद्ध ने पहला धर्म उपदेश दिया था, धर्म चक्र के रूप में है। इसमें अशोक के स्तंभ भी है, पिलर में चक्र भी हैं। इसमें ऊपर वाले पैनल में स्तूप और बोधि वृक्ष बने हुए हैं, जो कि बुद्ध और मानुषी बुद्धों के हैं। अच्छा, सेकंड पैनल में हम देख रहे हैं सिद्धार्थ अपना गृह त्याग कर रहे हैं, जिसको कहते हैं घटना को महाविनिष्क्रमण, रेनन्सेशन जो है ना। कैसे पता चल रहा है कि सिद्धार्थ ने जब घर छोड़ा था तो अपनी फैमिली को इन्फॉर्म नहीं किया था, वो कहानी कैसे पता चलेगी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हम अगर लेफ़्ट साइड से शुरू करें तो इसके कोने में एक रोल टाइप का बना होगा, जैसे कहानियों को एक रोल में रखा हुआ है, एक स्क्रॉल है। एक जैसे पहले कोई भी संदेश होता था तो रोल करके भेज दिया जाता था, ऐसे बुद्ध देव के जीवन की कथाएं इस रोल के अंदर होंगी। तो सेकंड पैनल में देखें, रोल ओपन होता है, स्टोरीज निकलती है। जैसे एलिफेंट दिखाई दे रहा है आपको, जो गिरफिन पंख वाले जो एनिमल्स सिंह दिखाई दे रहे हैं, उसके आगे एक महल बना हुआ है, उसके सामने से सिद्धार्थ अपने प्रिय घोड़े के ऊपर बैठे सवार हैं, उस पर छत्र लगा हुआ है। महल से जो घोड़ा निकल के जा रहा है, उस घोड़े को उनके साथी कंधे पे उठाए हुए हैं, उनका सारथी। ऐसा स्टोरी है
कि जब बुद्ध ने घर छोड़ा था तो उनके सारथी उनको लेके जा रहे थे, उनके परिवार को पता ना चले, तो उस घोड़े को भी कंधे पे उठा के लेके आते हैं। बीच में एक वृक्ष आ जाता है, उसके आगे उस घोड़े को नीचे रख देते हैं। फिर लास्ट में जो घोड़ा है उसके सामने बुद्ध के 2 चरण चिन्ह बने हुए हैं और वहाँ से बुद्ध निकल जाते हैं और पैरों के नीचे से कंठक जो उनका प्रिय घोड़ा है सारथी, उस घोड़े को वापस लेके आ रहा है। वो विदाउट अम्ब्रेला है। जाते जाते घोड़े पे अम्ब्रेला था। जब वो अपने राजा के चरण स्पर्श करके राजा जंगल में अपने राजकुमार सिद्धार्थ चले जाते हैं, घोड़े को वापस लेके आता है तो बगैर अम्ब्रेला के होता है। तो मतलब ये एहसास है कि जब हम अपने रात को अपने वाहन से निकलते हैं तो आवाज़ आती है वाहन के चलने की, तो अपने घर के लोगों को पता चल जाएगा कि वाहन जा रहा है तो आप कहाँ जा रहे हो। तो इसलिए वो घोड़े को कंधे पे उठा के लेके आए थे ताकि उनका जाना बिल्कुल एक सीक्रेट था उस समय। थर्ड पैनल में देखो महाबोधि टेम्पल बीच में है, उसके बाजू में अशोक अपनी वाइफ और बच्चों के साथ उतरते हुए दिखाई दे रहा है एलिफेंट से। जो जब वो चंद्र अशोक से धर्म अशोक हुए थे तो उन्होंने अपने गुरु मोगलीपुत्र तिस्स से जो है ना धर्म की दीक्षा ली थी और धम्म यात्रा पे निकले थे। सालभंजिका भी थी यहाँ पे। देखो ये महाबोधि टेम्पल बोध गया का है। नीचे नौका विहार करते हुए निरंजना नदी से कश्यप का निकलना है। नीचे रॉयल प्रोसेसन है मगध के राजा बिंबिसार का, जैसे यहाँ देखेंगे आप। यहाँ देखिए इस तोरण द्वार से हमें पता चलेगा कि पृथ्वी में जीवन कैसे आया है। एक पूरा एवोल्यूशन दिखाया है। अपने यहाँ यही कहते हैं कि जब पृथ्वी काफ़ी गर्म है, फिर धीरे धीरे ठंडी हुई, फिर धीरे धीरे पानी आया, फिर जीवन शुरू हुआ। तो सबसे पहले वो जीवन शुरू होता है जो जल में है। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, एक जो मकर बना है, इसकी जो पीछे से इसकी जो पूँछ हम टैल देख रहे हैं वो मछली जैसी होगी, मतलब मछली है जो कि जल में रह सकती है। फिर आगे समय बढ़ा, देखो ये क्रोकोडाइल है जो दोनों जगह रह सकता है, जल और ज़मीन जो है ना, और इसका भोजन मछली भी हो सकता है। और इसके आगे देखो ये गजमुख जैसे देखो हाथी है, वो ज़मीन पे रहेगा। तो ये एवोल्यूशन है, जल ज़मीन कैसे शुरुआत हुई है। देख रहे अगर मछली मगरमच्छ का भोजन मछली भी है, लेकिन हाथी को तो क्या चाहिए खाने को, तो जल में से क्या निकला, यहीं से ही लोटस। देख रहे ये बेल निकली, ये बिल्कुल लोटस बंद है। धीरे धीरे इसमें भी सीडिंग शुरू हो गई, बीज आना शुरू हो गया, ये पूरा खिल गया। आए हुए बीज से हज़ारों पौधे हो जाएंगे। एक पूरा इसमें जो है ना एक ट्री से जो है ना, एक बेल से जो है ना कई सारी ब्रांचें निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। जैसे देखो एक पक्षी आया फिर एक आया, जैसे छोटे छोटे बच्चे भी तो अलग अलग आए। जब ये दोनों बड़े हो गए तो साथ में दिखाए गए, फिर और बड़े हो गए तो ये फैमिली में आए, वहाँ से फैमिली बड़ी तो अलग अलग 2 बच्चे आए, फिर एंड में देखो सिंगल ही चला गया, क्योंकि सिंगल आया था सिंगल ही चला गया। ये पूरी एक जीवन बेल दिखाई गई। देखा सर्कल ऑफ लाइफ के पहले ये कोशिए फिर बहुकोशिए, वो जुड़ते गए तो उनमें पैर आ गए, पंख आ गए, जमीन तक आ गए। ये पूरा एवोल्यूशन दिखाया गया है यहाँ पे। देख रहे मौर्य काल में जो लिखे गए दान करने वालों के नाम दानम दानम लिखा है। फिर गुप्त काल में देखो एक बड़ा मैसेज लिखा गया। एक प्रकार से श्रद्धालु जो थे, डिवोटीज थे, उनके लिए एक अपील लिखी गई थी गुप्त काल में कि जो भी रूलर्स और ट्रेडर्स यहाँ से निकलेंगे, रहने वाले भिक्षुओं को दान करें ताकि ये बुद्ध संघ बढ़ता रहे। तो उस समय तो शिलालेख ही लिखे जाते थे यहाँ पे। देख रहे हैं आप, जैसे यहाँ पे जो मौर्य सम्राट अशोक के ज़माने में सिंगल या शुंग काल में जो लगाया रेलिंग, ये सिंगल स्टोन पिलर लगाते थे, उसमें नाम होता था। और जो डैमेज हो चुका था फॉरेस्ट में, फिर वो भारतीय पुरातत्व विभाग सर जॉन मार्शल के समय काम हुआ तो फिर हमने दोबारा 3 पीस में लगाए हैं। ये उस पर कोई नाम नहीं होगा, तो पुराने उन पर सब पे डोनर के नाम लिखे हुए हैं। मतलब दान करके अपनी संस्कृति को बढ़ाना ये काफ़ी पुरानी परंपरा रही है। ये देखो यहाँ पे छोटे बड़े मिला के ये सभी स्तूप ही हैं। तो ये स्तूप जो है ना, कुछ मनौती स्तूप भी बने हुए हैं। स्तूप 4 प्रकार के होते थे, जैसे शारीरिका जिसमें शरीर के अवशेष होते थे, या उद्देशिका, या पारभौमिक, या भौगोलिका, ऐसे स्तूप होते थे। तो ये कुछ बोटे स्तूपा बने हुए हैं यहाँ पे। यहाँ हम देख रहे कि मौर्य काल में जो महान अशोक ने स्तूप के साथ अशोक स्तंभ का निर्माण करवाया था, और ये पिलर की जो हाइट थी एक ही पत्थर में लगभग 42 फीट, हाँ लगभग ये 14 मीटर 14 मीटर का एक पत्थर वहाँ पे खड़ा हुआ था सामने। देख रहे हैं सदन गेट के बाजू में, ये उस समय का मुख्य द्वार होता था। इस पे सम्राट अशोक द्वारा भिक्षुओं को फॉलो करने के लिए रूल्स लिखे थे। और इस पिलर के सबसे ऊपर शिखर में क्या लगा हुआ था, हमारा जो लायन कैपिटल, हाँ इसके ऊपर भी 4 मुख वाले शेर थे। हमारा जो सारनाथ से लिया है अपना राष्ट्रीय चिन्ह जो है ना, अशोक चक्र, अशोक चिन्ह जो है सारनाथ पिलर से लिया हुआ है, यहाँ पर भी था। तो ये पिलर वहाँ पर था। इस पिलर को सम्राट अशोक ने चुनार सैंडस्टोन से बनवाया था, जो कि चुनार मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से ये पत्थर आया था उस ज़माने में। तो ये पिलर जो है ना वहाँ खड़ा हुआ था। कहते हैं कि जब जंगल हो चुका था, एक ज़मींदार ने
यहाँ पर आके शिकार करते समय इस पिलर को देखा और तोड़वा दिया, और उसी के टुकड़े ही रखे हुए हैं। क्यों तोड़वा दिया? कहते हैं कि इससे उनको शुगर कैन जूस मशीन बनानी थी, बढ़िया रोलर चलेंगे, जूस निकालेंगे। तो इस पिलर की चमक देखो आप, जो इस पे जो मौर्यन पॉलिश है, ये देखिए आप, ये क्वालिटी थी मौर्य काल की जो है ना। तो सम्राट अशोक द्वारा जहाँ जहाँ उनकी विजिट होती थी, जहाँ जहाँ विहार होते थे, वहाँ पर स्तंभों का निर्माण करवाते थे। देख रहे हैं आप। तो जो सम्राट अशोक द्वारा सिंह मूर्ति जो लगाई थी इस पिलर के ऊपर, वो ये जगह थी, ये देखिए आप सामने से। अशोक चिन्ह ओरिजिनल यहाँ पर फिक्स किया था उन्होंने, ये शिखर में था सबसे ऊपर। और अंदर एक होल दिखाई दे रहा है, उसमें भी टाइट करने के लिए चूड़ियाँ निकाली गई थी उसमें, देख रहा है, ये थ्रेड्स बनाए गए थे इसके अंदर, स्क्रूइंग। तो इसके ऊपर जो है ना, उस जमाने में पत्थर में भी चूड़ियाँ निकालते थे, देख रहे हैं आप जो है ना। तो ये चुनार पत्थर जो है ना, अशोक स्तंभ के ही जो है ना टुकड़े हैं यहाँ पर। और इसका जो ऊपर शिखर में जो अशोक चिन्ह है, सिंह मूर्ति है, वो संग्रहालय में है, सांची म्यूजियम में है नीचे, है ना। तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पे इस स्तूपों के बाजू में छोटे बड़े काफ़ी स्तूप हैं। ये मंदिर हम जो देखने जा रहे हैं, मंदिर स्थापत्य कला, सबसे पहले मंदिर बनाने की जो शैली है, उनमें सांची का नंबर 17 जो मंदिर है, सबसे पहले मंदिर बनने की शैली में से एक प्रमाण हमारे पास है। इसका समय है गुप्त काल। गुप्त काल मतलब ये 4वीं-5वीं सदी का है ये मंदिर। और मंदिर में देखिए आप, फ्रंट में 4 पिलर हैं, उसमें लोटस भी आप देख रहे हैं ना, ऐसा दिखता है जैसे अपसाइड डाउन, उल्टा लोटस दिखाई दे रहा है। गुप्तकाली मंदिर की खासियत ये है कि मंदिर बिल्कुल ऊपर से सपाट छत के होते थे। बाद में मंदिर हमारे यहाँ शिखर वाले भी बनने लगे, जैसे नॉर्थ इंडिया में नागर शैली के या साउथ इंडिया में द्राविडियन शैली के, और इन दोनों से मिक्स बेसर शैली आई। मंदिर सबसे पहले हमारे यहाँ जैसे पहाड़ काट के गुफाओं में भी मंदिर बनाए जाते थे, जैसे महाराष्ट्र में देखो कार्ला, भाजा, कनेरी, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा। अगर यहाँ से दूर है तो कोई बात नहीं, आप केव्स टेम्पल सांची के पास भी देख सकते हैं। और बड़ा एग्जाम्पल है उदयगिरी की 20 गुफाएं, जिसमें लॉर्ड विष्णु और जैन तीर्थंकर होंगे उदयगिरी में। और सांची में जो है ना, बुद्ध देव के लिए मंदिर बने, मूर्तियाँ बनी, क्योंकि गुप्तकाल से मंदिर और मूर्तियाँ शुरू हो गई थी। तो अभी मंदिर में तो मूर्ति नहीं है, लेकिन शुरुआत हो चुकी थी। तो ये गुप्तकालीन मंदिर है। और गुप्तकालीन मंदिर यहाँ देखेंगे, हाँ, यहाँ पर आप देखेंगे कि श्रीलंका से ज़्यादातर काफ़ी भक्त लोग आते हैं, काफ़ी विजिटर आते हैं। तो श्रीलंका के लोगों को पढ़ने के लिए सिंहली भाषा में जो है ना, सिंगली में, उनके लिए भी लिखा हुआ है। देख रहे हैं आप, ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग का जो सिंबल है, मोनोग्राम है, वो देखिए आप, भारत के किसी भी भारत सरकार द्वारा संरक्षित मोनूमेंट में सांची स्तूप का सिंबल जरूर होता है। देख रहे हैं आप, ये डोम है, ये अम्ब्रेला, छत्र, हर्मिका है, ये तोरण द्वार है। तो भारत के किसी भी मोनूमेंट में जाएंगे ये सिंबल जरूर होगा। और ये सारनाथ का, दोनों को मिला के बनाया, और वो यूनेस्को का है। तो यहाँ हम देखेंगे कि गुप्तकालीन पहचान देखिए आप, कि जो पिलर होता था उसको नीचे से 4 कोण में बनाते थे, फिर इसके 8 कोण हो जाते थे, फिर इसके 16 होते थे, फिर उस पर लोटस बनाते थे। और जो गर्भगृह होता था मूर्ति रखने का, जो उसका इंट्रेंस गेट होता था, वो अंग्रेजी का जो टी बनाते हैं, टी शेप में होता था। मतलब अगर ये शैली कहीं है, ये लोटस है, 4, 8, 16 कोण के पिलर हैं, ये सब गुप्तकालीन पहचान है यहाँ पे, है ना। अच्छा, यहाँ देखेंगे हम कि ये सामने जो एक चैत्य बना हुआ था, जहाँ पे लोग प्रार्थना करते थे, तो दिखने में ऐसा लगता है कि जैसे थोड़ा सा ये ग्रीक, जो यूरोपियन ग्रीक के जैसे कई जगह एक्रोपोलिस, कॉलोजियन, रोमन आर्ट में बना हुआ था, उस शैली में बना था। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रारंभ में, शुरुआत में, यहाँ पे एक स्तूप होता था और पूरा लकड़ी का मंडप होता था यहाँ पे, जो मौर्य काल से शुरुआत हुई है यहाँ पे। बाद में ये पिलर 7वीं सेंचुरी AD में ऐड कर दिए गए। तो फाइनली ये प्रार्थना करने के लिए चैत्य बना था। तो मंदिरों का, चैत्य का और मोनेस्ट्री विहारों का निर्माण हुआ था, और स्तंभों का। ये देखिए गेटवे साउथ जो है ना, ऐसा प्रमाण है कि उस समय मुख्य द्वार यही होता था, क्योंकि अशोक सम्राट ने अपनी मौर्य काल की पहचान अशोक चिन्ह और संदेश इस पिलर के ऊपर लिखा था, जो कि मुख्य द्वार पे था। और हमें इसमें भी दिखाई दे रहा है सिंह मूर्ति, देख रहे हैं आप, जो पिलर में होता था, तोरण द्वार में भी है। इसके नीचे हमें चक्र भी दिखाई दे रहा है, जहां भगवान बुद्ध ने मिरकदाव, डियर पार्क में पहला धर्म उपदेश सुनाया था। लेकिन गेटवे साउथ जो था, ये पहले डैमेज हो चुका होगा, और इसको सर जॉन मार्शल ने फिर से खड़ा किया था। तो जब ये डैमेज हो गया था साउथ गेट, तो उस समय काफ़ी नीचे की जो कार्विंग वाले पिलर थे वो मिले नहीं पैनल, तो उसमें नया पत्थर लगाया है।
तो सर जॉन मार्शल ने 1912 में यहाँ पे रह के 7-8 बरस काफ़ी अच्छा कंजर्वेशन करवाया। तो उन्होंने कहा कि जो हमने लगाया है वो प्लेन होगा, जो कार्विंग्स मिली है वो पूरी ओरिजिनल होगी। देख रहा है इसमें जैसे इधर आइए, सबसे फर्स्ट वाले पैनल में ऊपर वाली फलक, उसके बीच सेंटर में लोटस पे देवी भगवान बुद्ध की माता को दिखाया है 2 हाथियों के बीच में अभिषेक करते हुए। या सेकंड वाले पैनल में जो है उस स्तूप पे एक लेख है, उससे हमें पता चलता है कि जब भगवान बुद्ध का देहांत हो गया 8 स्तूपों में उनके धातु अवशेषों को रखा गया। 7 में से सम्राट अशोक को अस्थियां मिल चुके थे धातु अवशेष भगवान बुद्ध के, सिर्फ रामग्राम स्तूप जो है उसको छोड़ के, क्योंकि नागवंशीय राजा कहते हैं कि सम्राट अशोक मैं अपने धातु अवशेष नहीं दूंगा, तो अशोक वहाँ से प्रार्थना करके वापस आते हैं। तो देख रहे हैं अशोक जाते तो हैं अस्थियां लेने के लिए, देख रहा है बीच वाले पैनल में ऐसे ही 7 स्तूपों से धातु अवशेष निकाले थे। तीसरे वाले पैनल में देखो ये जो हाथ में मालाएं लेके जो बौने हैं, यक्ष स्वागत के लिए जा रहे हैं और माउथ से बजाते हुए म्यूजिक, फ्लूट बज रहा है उनके माउथ से। देख रहे हैं आप, यहाँ देखेंगे एक स्पेशल पिक्चर है सम्राट अशोक की जो सिर्फ 2 ही जगह मिलती है, एक सांची में मिलेगी और दूसरी मिलेगी सम्राट अशोक की पिक्चर कर्नाटक, जो जगह का नाम है सन्नति। ये सम्राट अशोक अपनी दोनों पत्नियों के साथ हैं, देख रहे हैं बीच में सम्राट अशोक हैं, दोनों साइड उनकी वाइफ है यहाँ पे। अच्छा, इस शिलालेख से हमें ये पता चलता है विदिशा के हाथी दंत कारीगर थे, उन्होंने कार्विंग की है, वो इस शिलालेख से पता चला है। इस ट्रे के अंदर भगवान बुद्ध के केस धातु रखे हैं, सिर के बाल, देख रहा है ऊपर अम्ब्रेला है जो उन्होंने काट के दिए थे जो है ना उपाली को, तो ये है। यहाँ देखेंगे आइए, तो सदन गेट से उन लोगों की रिवर फेसिंग था, ये पीछे बेत्रवती नदी है और यहाँ से शुरुआत थी, है ना। यहाँ आके और पूरे सोपान मार्ग भी है पीछे स्तूप की परिक्रमा करने के लिए। यहाँ पे आइए, ये देखिए आप, तो ये चारों तरफ विंध्याचल पहाड़ियों से घिरा हुआ है, बिल्कुल एकांत जो है ना शांत जगह में बनाया। देखो प्राचीन समय में या जो भी मनुष्य जितने भी अपने गुरुकुल जितने भी आश्रम होते थे बड़े एकांत में होते थे, लेकिन इनका ये था मनुष्यों का बनाने का कि लोगों का जुड़ाव बराबर बना रहे उस जमाने में। देखिए आप, तो यहाँ चारों तरफ विंध्य पहाड़ियों में बिल्कुल हाइट के ऊपर बनाया ये जो है ना हमारा स्तूप जो है ना, काफ़ी दूरी से दिखाई भी देता है, उससे प्रचार भी होता है और सुरक्षित और शांत भी होता है। यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये जो भिक्षुओं को रहने के लिए जो मोनेस्ट्री और जो विहारों का निर्माण होता था, उसके जो छोटे छोटे जो सेल्स जो रूम होते थे वो 8-8, 10-10 फीट के होते थे। मतलब एक जीवन में कुछ नहीं रखना उनके लिए। 2 कपड़े होते थे जो पहनते थे भिक्षु, जिसको चीवर कहते हैं, और भिक्षा पात्र होता था। पहले तो जब भगवान बुद्ध ने तप किया, काफ़ी समय तप करते रहे, ज्ञान प्राप्ति ना हुई, तो भोजन भी त्याग कर चुके हैं। तो बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे तप कर रहे हैं, तो शरीर बिल्कुल सूख चुका था। तो बोध गया से जो सुजाता हैं वो खीर लेके जाती है। तो बुद्ध की जो है ना कमज़ोर शरीर को देखा तो उन्होंने बुद्ध के लिए खीर ऑफ़र की थी। जब खीर उनको ऑफ़र की तो बुद्ध भगवान ने उनकी खीर को स्वीकार नहीं किया। तो सुजाता कहती है उनको कि बीड़ा के तार उतने ही खींचो जिसमें स्वर निकलें, ज़्यादा खींचोगे तो टूट जाएगा, शरीर ख़त्म हो जाएगा। जितना ज़रूरत है उतना ही खींच सकते हैं, जितना ज़रूरत है उतना तो भोजन दो, ना कम ना ज़्यादा, मध्यम मार्ग चलना चाहिए जीवन में। तब भगवान बुद्ध ने देखा कि मध्यम मार्ग सही है, तो उन्होंने सुजाता ने खीर खिला दी। तो कहते हैं उनके 5 जो साथी थे वो और तप कर रहे थे, वो सोच रहे थे कि सिद्धार्थ तो अपने रास्ते से भटक चुके हैं, खीर खाने लगे हैं, तो इनको ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी, तो वो उनका साथ छोड़ देते हैं। तो भगवान बुद्ध को जब ज्ञान मिला था, उन्हीं 5 भिक्खु को उन्होंने सारनाथ में पहला धम्मोपदेश दिया था। तो भिक्खु संघ में एक समय का भोजन लेना होता था। तो सुबह सुबह भिक्खु आसपास के गांव में भिक्षा लेने जाते हैं, लोगों को धर्म संस्कृति का संदेश देते हैं। जो भिक्षा मिलती थी वो मोनेस्ट्री के पीछे, देख रहा है वो झाड़ के नीचे कटोरा रखा है, उसमें भिक्षा इकट्ठी होती थी। फिर वो सभी भिक्षु आपस में जो भिक्षा मिल जाती थी अलग अलग घर से, सब जो है ना उसको मिल बांट के एक समय भोजन करते थे। तो लगेज बिल्कुल नहीं है, सामान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सारी राजसीय जीवन को तो छोड़ के आए थे। तो उनको तो जो है ना मानव जीवन के लिए सद्धर्म का मार्ग खोजना था, अपने को जानना था। तो 8-8 फीट के कमरे होते थे, लकड़ी में छत होती थी, बीच में एक हॉल होता था। तो फाइनली मौर्य सम्राट अशोक ने इस विहार का निर्माण करवाया था। महेंद्र संघमित्रा की भी शिक्षा यहाँ पूरी हुई थी, देवी का भी यहाँ रहना था।
उनके ही सजेशन में काफ़ी यहाँ पे मोनेस्ट्री को सपोर्ट मिलता था। और पानी की ज़रूरत होती, जहाँ लोग रहेंगे पानी चाहिए था, तो पत्थर काट के उन्होंने टैंक बनाया, तो बरसात का पानी इसमें इकट्ठा होता था जो डेली यूज करते थे। तो पानी के लिए टैंक भी हो गया, ये मोनेस्ट्री हो गई, भिक्षा पात्र हो गया, ये सब कुछ मिट्टी में आ गया था, बाद में एक्सकेवेशन करके निकाला था। तो ये देखो विंध्याचल के प्लेटूस बिल्कुल देख रहे हैं आप, पीछे से अभी भोपाल से आए होंगे, रास्ते में कर्क रेखा भी यहाँ से गुजरेगी। तो ये काफ़ी पुराना संबंध रहा है हमारा पाटलिपुत्र से अवंती राज्य का। उस ज़माने में तो अपने देखो देश के 16 महाजनपद हुआ करते थे, कौशल, काशी, कलिंग, अवंती, गंधार, वज्जी, बस, अस्मक, चेदी, अंग, सुरसेन, कुरु, बज्जी, है ना। तो उस ज़माने का पाटलिपुत्र से जो है ना होके यहाँ से एक रूट निकलता था यहाँ पे। तो देखेंगे सांची स्तूप जो है वो एक अर्धगोलाकार गुंबद है, जैसे सबसे ऊपर हमें 3 अम्ब्रेला दिखाई देते हैं। इनका मतलब हमारे लिए वही है, 3 छत्र का मतलब है, फर्स्ट अम्ब्रेला होगा वो भगवान बुद्ध का ज्ञान होगा, बुद्धम शरणम गच्छामि। दूसरा उनका जो मार्ग है, उनके संदेश हैं, धम्मम शरणम गच्छामि। और तीसरा लोगों को फॉलो करना है, संघ के लिए है बड़ा, संघम शरणम गच्छामि। क्योंकि धर्म और संस्कृति को जानने के लिए संघ और यूनिटी तो चाहिए। तो इसको छत्रावली कहते हैं। उसमें एक पिलर जो होता है जिसमें छत्र जड़े हुए हैं उसको यष्टि कहते हैं। ऊपर जो रेलिंग है उसको हम हर्मिका कहते हैं। बीच में जो डोम बना हुआ है अंडाकार, इसको अंडभाग कहते हैं। बीच में एक रेलिंग मेधी है, नीचे भूवेदिका है, तोरण द्वार है। तो सांची स्तूप जो अर्धगोलाकार गुंबद है, ऐसे लगता है जैसे भिक्षुओं के पात्र को ही उल्टा कर दिया हो। अर्धगोलाकार गुंबद जो है ना, हेमिस्फेरिकल जो डोम है, तो 16.4 मीटर हाइट है इस डोम की। और इसका जो डायामीटर है 36.60 इसका डायामीटर है स्तूप का। तो आपने देखा सांची स्तूप पूरा सॉलिड है, अंदर से हॉलो नहीं होता है ना। यहाँ देखेंगे जैसे ये सांची का ये वेस्टर्न तोरण द्वार है। अभी आपने देखा ये हमारे भारत सरकार ने जो हमारी RBI ने राजमुद्रा में जो लिया हुआ है सांची का स्तूप, 200 में जो है ना सांची का स्तूप अपने नोट करेंसी में है, वो कहाँ से लिया हुआ है देखा आपने। इधर से आइए थोड़ा हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सांची को 200 के नोट में ही क्यों दिया है। एक्चुअली ऐसी कहानी है कि सांची की खोज ब्रिटिश काल में 1818 AD में हुई, और जब हमारी मुद्रा आई वो 2018 मतलब 2018 में आई हमारी। 200 साल पूरे हो चुके थे, सांची स्तूप को दिया है। तो हमारे लोगों का एक अच्छा सोचना है कि जितने भी नई करेंसी आई उसमें सारे वर्ल्ड हेरिटेज और समय दिया है। जब हम सांची के स्तूप को देखते हैं 200 के नोट में, तो हमें पता चलता है कि इस नोट में जो चित्र है सांची स्तूप का है, तो ये हमारा मौर्यन पीरियड का इतिहास है, हमारे बुद्धकालीन का, बहुत बुद्ध काल का इतिहास दिखाई देगा उसमें कि सांची स्तूप को दिया है 200 में। फिर हमने सोचा भाई हम 11वीं सदी में क्या करते हैं। उन्होंने कही कि रानी की बावड़ी बनाई है जो गुजरात से ली है, तो वो 1000 साल का इतिहास हो गया। भाई हमने साउथ से क्या हम्पी लिया है, वो हमारा 14वीं सदी का हो गया। भाई हमने मुगल काल में क्या बनाया है, लाल किला बनाया है, वो 16वीं सदी का इतिहास हो गया। भाई हम पत्थर काट के कैसे केव्स टेम्पल बनाते थे, तो वो हमारा जो है ना कैलाश टेम्पल एलोरा का लिया हुआ है, तो वो केव्स टेम्पल भी आ गया जो कि हमारा औरंगाबाद एलोरा से लिया हुआ है। फिर हमने देखा कि भाई हम्पी 50 में है, हमने सोचा कोणार्क से क्या लिया है, तो वो 10 के नोट में है। भाई हमारे अतीत के लोगों ने का गौरव है, बहुत कुछ दिया, और हमने क्या दिया है, हमने मंगलयान भेजा है, तो वो 2000 के नोट में है। सारे वर्ल्ड हेरिटेज होंगे। तो वो फाइनली जो 200 के नोट में फ़ोटो यहाँ से लिया था जो है ना। अच्छा हम यहाँ देखने जा रहे हैं, इधर आइए। सबसे ऊपर वाले पैनल में देख रहे हैं, इसमें बुद्ध और मानुषी बुद्धों के स्तूप दिखाई दे रहा है, और इसमें वो ग्रिफिन दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं फर्स्ट पैनल में। अच्छा सेकंड पैनल में देखो, जब बुद्ध देव का पहला धर्म संदेश हुआ सारनाथ में, तो वहाँ चक्र के बाजू में पंख वाले देव लोग हैं और देवता हैं, पीछे बगैर पंख वाले मानव हैं, पीछे डियर है। मतलब सारनाथ के डियर पार्क में बुद्ध देव का पहला उपदेश सुनने के लिए सभी लोग उपस्थित थे, मानव भी थे, देव भी थे, और वहाँ पशु भी थे। तीसरे में देखो महाबोधि ट्री की प्रेयर एलिफेंट करते हैं। अच्छा इस गेट का भारी भरकम जो वजन है, जो लोड है, वो भार वाहक 4 यक्ष इसको अपने सिर पे, अपने हाथों पे संभाले हैं। अब 4 यक्ष हैं, बराबर भार उठाते हैं। अब कौन अपने कर्तव्य को, अपने जवाबदारी को कौन कैसे उठाता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इधर आइए। मानव के जीवन में ऐसी ही घटनाएं होती हैं कि सबको अपनी अपनी जवाबदारी लेनी होती है। सबसे पहले अंदर वाले का चेहरा देखिए आप, ये अपने भार को हंसते हंसते उठा रहा है, काफ़ी खुश दिख रहा है ना, चेहरे से लाफिंग है ना, सिर पे भार उठा रहा है लेकिन हंसते हंसते।
जबकि ऐसा नहीं है कि किसी पे भार ज़्यादा हो किसी पे कम हो, कोई शरीर से कमज़ोर हो कोई हेल्दी हो, ऐसा नहीं है। बराबर भार है और बराबर उनकी हेल्थ है। एक अपने काम को हंसते हंसते करता है ना। जबकि यहाँ आइए दूसरे वाले का चेहरा देखिए आप, वही भार उठाते हुए चुप है तो भी उतना ही भार उठा रहा है। तीसरे को देखें तो वो रोते हुए है और चौथे को देखें तो वो क्रोध में है। काम तो जीवन में सबको करना है, क्यों ना हंसते हंसते करें, है ना। तो एक हैप्पी मैन जो है वो बड़ा हैप्पी रहने का मैसेज देता है। घर में हम हैप्पी मैन रखते हैं तो उससे हैप्पीनेस आती है ना। अच्छा, यहाँ देखेंगे जैसे लोथल, धौलावीरा, कई जगह हमने एक्सकेवेशन किए हैं। जैसे मोहनजोदड़ो, कई जगह के डिग करने से काफ़ी हमें ऐसे पशु मिलते हैं जैसे घोड़े जैसा शरीर है, माथे पे एक सींग होता है। जैसे यहाँ देखो शेर है, उसको एक पकड़ के रखे हैं, माथे पे एक सिंगल हॉर्न दिखाई दे रहा है ना, यूनिकॉर्न टाइप का, जो हमने बताया ना, गिरफिन है, यूनिकॉर्न है, ये सारे मैथोलॉजिकल एनिमल्स हैं, है ना। और ये भी इतना इसका हिस्सा गिरा हुआ था, रिस्टोर है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हम बात वही कर रहे हैं कि सांची स्तूप की जो परिक्रमा है वो क्लॉकवाइज होती है। तो नीचे की रेलिंग में से भी करते हैं, बालकनी से भी करते हैं, पूरा ऐसे घूम के राउंड करते हैं। तो वही है कि सांची के महास्तूप में आज भी हमें एहसास है, आज भी हमें विश्वास है कि भगवान बुद्ध के धातु अवशेष ज़रूर होना चाहिए। एक समय क्या हुआ था कि अंग्रेज कनिंघम ने, जब हमने बताया कि स्तूप नंबर 2 नीचे है उसकी खुदाई की, सामने स्तूप नंबर 3 है, इसमें भी एक्सकेवेशन किया था। तो जब यहाँ पे एक्सकेवेशन हुआ था तो वो कहाँ डिग किया था, जो सांची का स्तूप है सारीपुत्र महामोगलायन का, उसकी हाइट 8 मीटर है, लगभग महास्तूप से थोड़ा आधे हाइट का कहलाता है। तो जो ऊपर सिंगल अम्ब्रेला है, हर्मिका है, वहाँ से जब खुदाई हुई कनिंघम के समय, तो 3 मीटर खुदाई करने के बाद उनको इसके अंदर एक पत्थर की पेटी, एक बॉक्स मिला और उसके ऊपर शाह और माँ लिखा हुआ था। तो सा से सारीपुत्र और महा से महामोगलायन, दोनों के नाम क्लियर हुए। तो वो धातु अवशेष उस समय अलेक्जेंडर कनिंघम इसमें से प्राप्त करते हैं और उस समय कहते हैं कि वो ब्रिटिश म्यूजियम ले जाते हैं, वहाँ सुरक्षित रखते हैं। वही धातु अवशेष लोगों ने देखे हैं, इतिहासकारों ने देखे हैं। तो श्रीलंका से एक भिक्षु संघ है, उन्होंने देखे हैं और वो वापस करवाने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो वो धातु अवशेष वापस आते हैं आज हमारे यहाँ। कुछ दिन श्रीलंका में भी रखे रहे थे वो धातु अवशेष, सारीपुत्र और महामोगलायन, जो भगवान बुद्ध के प्रधान शिष्य थे। 1 वर्ष 9 महीने 22 दिन लगभग श्रीलंका में रखी नहीं, फिर वो अस्थियाँ वापस सांची में ही स्थापित हुई। तो स्तूप से तो निकल चुकी थी कनिंघम के द्वारा और मार्शल द्वारा वो स्तूप बना दिया जाता है। लेकिन जब वो धातु वापस आते हैं तो उनको रखने के लिए बाहर एक महाबोधि सोसाइटी श्रीलंका के जो मेंटेन में है, चैत्यागिरी विहार, उसका निर्माण होता है। तो उस समय की बात है, नवाब साहब भोपाल, जिनका नाम हमीदुल्लाह खान बहादुर, रूलर ऑफ भोपाल, उनके द्वारा जगह दी जाती है, मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। और 30 नवंबर 1952 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और उनके साथ काफ़ी अलग अलग देश के प्रतिनिधि थे इस उद्घाटन समारोह में। उद्घाटन होता है चैत्यागिरी विहार का। फिर वो मंदिर का जो रखरखाव है वो महाबोधि सोसाइटी ऑफ श्रीलंका के लिए दिया जाता है, क्योंकि जो माननीय अनागारिक धम्मपाल जी के प्रयास से, काफ़ी मेहनत से वो अस्थियाँ वापस आई थी। तो उनको रहने के लिए एक धर्मशाला का नीचे निर्माण होता है, खेती के लिए ज़मीन दी जाती है भिक्षु संघ के लिए, और वो मंदिर का निर्माण हुआ। तो मंदिर श्रीलंका महाबोधि सोसाइटी के रखरखाव में है। भगवान बुद्ध की सारनाथ से लाई हुई प्रतिमा है, मंदिर खुला है, विहार खुला है। लेकिन जो धातु अवशेष वापस आए थे वो मंदिर के तहखाने में बंद हैं। जो नवंबर महीने के आखिरी वीक में, नवंबर महीने का आखिरी संडे और सैटरडे में सांची फेस्टिवल होता है, सांची महोत्सव होता है, तब वो धातु अवशेष सबके लिए सांची महोत्सव होता है, धातु मेला होता है, और वो पब्लिक को दर्शन के लिए रखे जाते हैं। अभी वो मंदिर खुला है, लेकिन जो तहखाना है जिसमें चाबी जो होती है तहखाने के, जो लॉक लगा हुआ है, वो माननीय रायसेन कलेक्टर साहब के पास चाबी होती है, क्योंकि रायसेन ज़िले में है। तो वो नवंबर में सांची एक महोत्सव होता है, तो वो 2500 साल पुरानी अस्थियाँ हमें देखने को मिलती हैं। वो अरहंत सारीपुत्र महामोगलायन की हैं। तो मॉन्यूमेंट का रखरखाव भारत सरकार खुद करती है, ये वर्ल्ड हेरिटेज, और वो मंदिर श्रीलंका महाबोधि सोसाइटी के पास है। तो यहाँ काफ़ी अवशेष और मंदिर के पड़े हैं। नीचे विहार नंबर 2 के स्तूप हैं, और ये चारों तरफ जो हैं, पीछे व्यू पॉइंट भी है, विदिशा नगर दिखाई देता है ना। तो इसमें दोबारा भी एक परिक्रमा कर सकते हैं बालकनी से। इधर आए तो इसकी परिक्रमा लगभग वही होती है। कई लोग नीचे से करते हैं, कई यहाँ इससे या बालकनी से।
नीचे साइड जो है। धर्मेंद्र यहाँ से भी एक व्यू ले लेना इसका, मोनेस्ट्री का भी थोड़ा काम चल रहा है नीचे। तो धर्मेंद्र जी उस समय ये पूरा स्तूप का मोनेस्ट्री से सीधा जुड़ाव रहा होगा यहाँ से, फिर बाद में पिचिंग रिपेयर होता रहा यहाँ पे, टाइम पे एक्सकेवेशन हुए। देखा जाए तो ये पानी के टैंक वगैरह ये सब मिट्टी में दफन हो चुके थे। ये 1936-37 में जो आर्कियोलॉजिस्ट थे हमीद कुरैशी जी, उन्होंने काफ़ी काम करवाया उत्खनन का यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें ओपन हुई थी उस समय जो है ना। तो इस पूरे पहाड़ी में ऐसे 7 वाटर टैंक बनाए गए थे प्राचीन समय में जो है, हाँ, ताकि पानी की व्यवस्था हमेशा बनी रहे। तो दुनिया में देखो ना, कोई भी समाज संस्कृति है, नदियों से जहाँ भी मंदिर होंगे, जहाँ मोनेस्ट्रियाँ होंगी, कुआं बावड़ी, ये सारी चीज़ें तो चाहिए उस समय जो है। तो नालंदा जो हमारा बुद्ध विहार रहा है, बिल्कुल पूरा पैटर्न नालंदा का और सांची का एक जैसा है, बिल्कुल वही, बट वो बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। तो यहाँ पर देखो मौर्य कालीन टेराकोटा ब्रिक हमें दिखाई दे रहा है, देख रहे हो। उस ज़माने में काफ़ी बड़ी साइज़ की ब्रिक यूज करते थे। तो ये मौर्यन पीरियड का जो किया हुआ काम आज भी हम देख रहे हैं, देख रहे हैं आप। एक्चुअली यहाँ पर क्या होता था कि लकड़ी के बड़े बड़े बैम्बू जो है ना, बड़े बड़े स्तंभ बनाते थे इनमें सॉकेट में, और वो ऊंचे होते थे। फिर उसके ऊपर से आप देखिए ये हाइट दे के और फिर स्लोप में रूफ देते थे। अब उस समय लकड़ी और घास फूस से होती थी तो ऊपर का नहीं मिला। ये देखिए आप, एक भिक्षु के लिए अपने ध्यान और साधना के लिए, विश्राम करने के लिए इतनी जगह काफ़ी थी। ये देखिए, तो ये उस ज़माने में जो है ना, यहाँ कभी देखो जब ये जगह उस समय एक्टिव रही होगी, शिक्षा केंद्र चलता होगा, तो काफ़ी भिक्षुओं का, भिक्षुनियों का यहाँ आना होता होगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप, काफ़ी मोटी मोटी दीवारें देख रहे हैं आप जो है यहाँ पर। तो ये चारों तरफ ये 22 सेल्स जो है, बीच में एक बरामदा है, ये जो है ना कोर्टयार्ड, और ये सब पूरा का पूरा जो है ना यहाँ से होता था। आइए, तो छोटे छोटे सेल जो है ना, आज भी देखेंगे तो बिल्कुल एकांत में ध्यान साधना के लिए ये जगह पर्याप्त होती थी उस ज़माने में, है ना। हाँ देखो इसका, चारों तरफ से दीवार बंद होती थी और बीच में इनका जो है ना हॉल की तरफ रूम के डोर की साइड खुलना, यहाँ पे देख रहे हैं आप यहाँ पर। और हाँ, इसमें दरवाजे नहीं, इनका जो फेसिंग होता था वो एक हॉल की तरफ होता था, देख रहे हैं आप। और बाहर से जो है ना बंद होती थी दीवार, और आने और जाने के लिए 2 रास्ते होते थे, देख रहे, 2 रास्ते थे, एक यहाँ पूरब दिशा से था, एक पश्चिम दिशा से था, देख रहे आप। तो स्तूप के सामने ये विहार रहा होगा, देख रहे। ऐसी जगह विहार होना चाहिए जहाँ से स्तूप दिखे। देखो उस ज़माने में इसकी पूरा फ्लोर बनाया, जैसे आज लोग टाइल्स लगा देते हैं, उस ज़माने में ब्रिक्स लगाए गए, और ड्रेनेज सिस्टम देख रहा है उस कोने में दिया। मतलब कितनी बरसात हो जाए 1 इंच पानी नहीं रुक सकता इसमें कहीं से, देख रहा है। मतलब उनके पास जो मेजरमेंट जो है वो काफ़ी जो है ना, आज ऐसा नहीं है कि ये व्यवस्थाएं हमारी प्राचीन समय से चली आ रही हैं, ये आदि अनादि काल से चली आ रही, चाहे लोथल, धौलावीरा, चाहे राखी गढ़ी, जितना भी हमारी सिंधु सभ्यता से लेके देखें और हम वैदिक काल से, बुद्ध काल से देखें, ये उस समय से काफ़ी डेवलप रहा है। यहाँ से जो है ना टाइम पे जो है ना ज़रूरत होती है, डेवलपमेंट होता रहता है यहाँ पे जो है। तो जहाँ स्तूप होंगे वहाँ एक विहार होगा, पानी के लिए टैंक होगा, भिक्षा जो हमने बताया था आपको कि पात्र में एक बड़े से पत्थर को काट के उन्होंने एक बड़ा बाउल बनाया था, ये देख रहे हैं आप। और इसमें जो है ना लोगों द्वारा जो भोजन उनको दिया जाता था भिक्षु के लिए, वो एक बड़े पात्र में इकट्ठा होता था यहाँ पे, और जो भोजन इकट्ठा हो गया तो और उसको सभी लोग शेयर कर लेते थे जो है ना इसमें। हाँ, ये काफ़ी डैमेज था, यहाँ से एक और हिस्सा टूटा हुआ था, इसको जोड़ा गया है, इतने को जो मिल गया है वो इसको यहाँ से देख रहे हैं आप, यहाँ से पेंच लगा के इसको सेट किया है, वो मिलेगा कभी एक्सकेवेट तो पूरा हो जाएगा जो है ना यहाँ पे। तो ये उस ज़माने में भिक्षा पात्र था। तो उन्होंने ये स्थान दिया था, ये नंबरिंग जो है मोनूमेंट के, जो मंदिरों की, विहारों की, ये नंबरिंग भारतीय पुरातत्व विभाग ने अपने को मेंटेन करने के लिए दी है कि कोई का नंबर 17 है, कोई का 51 है, तो कोई का 2 है, कोई का 3 है। पहले ऐसा होता होगा कि सबसे पहले स्थान दिया गया था किसको, ऊपर बुद्ध और उनके बाजू में उनके जो प्रधान शिष्य थे
और फिर जो है ना गुरु जो थे वो अशोक के समय के थे आचार्य यहाँ पे, जो सीनियर भिक्षु वो यहाँ रहते थे। तो यहाँ जो भिक्षु यहाँ रहते हैं उनके जो धातुओं को नीचे रखा गया था, जो तीसरी और दूसरी सदी के रहे होंगे, तो लगभग नंबर 2 स्तूप। तो फिर नंबर 2 और नंबर 3 इसलिए मिला है, अब ऐसे देखा जाए तो बुद्ध और उनके शिष्य को नंबर 1 नंबर 2 मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये ऐतिहासिक वैल्यू के हिसाब से, क्योंकि हमने देखा कि सांची के तोरण द्वार हैं उनमें काफ़ी अच्छी नक्काशी है और वो पहली सदी के हैं ईसा पूर्व। और जबकि स्तूप नंबर 2 जो है इसकी जो रेलिंग है वो 2nd सेंचुरी BC की है, मतलब तोरण द्वार से पहले जो रेलिंग है वो यहाँ बनाई गई थी, क्योंकि नक्काशी जो है पत्थर पिलर पे जो स्टोरियाँ बनानी थी उसकी प्रैक्टिस यहाँ करवाई गई थी, इसलिए इसकी वैल्यू जो है वो 2 नंबर है। जबकि इसमें कोई तोरण नहीं है, कोई अम्ब्रेला नहीं है। महास्तूप के बाजू में 3 में एक तोरण भी है, एक अम्ब्रेला भी है, यहाँ नहीं है। तो धर्मेंद्र जी सांची के अलावा यहाँ उदयगिरी और हेलियोडोरस पिलर उन इन सारी चीज़ों को भी एक्सप्लोर करेंगे। अभी आज तो टाइम तभी है पर्याप्त। हाँ, वही तो, जब यहाँ आए हैं तो उदयगिरी का भी ले लेना, और पहाड़ी के ऊपर से अच्छा व्यू आ जाएगा। अभी एकदम ग्रीनरी जो है ना उदयगिरी के पहाड़ के ऊपर से जो है। उदयगिरी और एक क्या है? हेलियोडोरस पिलर। और उसकी सबसे खास बात तो ये है कि भारतीय संस्कृति में यूनानी संस्कृति के मतलब एक यूनानी राजदूत यहाँ आके भगवत धर्म स्वीकार कर लिया था। लॉर्ड विष्णु को फॉलो करके वो गरुड़ पिलर बना के गया। तो वो इंडो ग्रीक रिलेशनशिप का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। उसने पूरा का पूरा पिलर के ऊपर अपना लेख लिखा है। हाँ, ये पुराना रास्ता है। हाँ, प्राचीन पाथवे है। इसमें कोई चेंजेस? हाँ, इसमें कुछ नहीं, कुछ ये चिमकाते हैं, सारे पत्थर वही लगे हैं इसमें। इसका छोटा प्रोटोटाइप है। हाँ, ये जो है ना, ये स्तूप जो है ना 2nd सेंचुरी BC में ही बनाया गया था। 1 के पास एक वाटर टैंक, स्तूप नंबर 2 के पास एक वाटर टैंक, क्योंकि जहाँ रहना है तो पानी चाहिए, और इसमें 12 महीने पानी रहता है। हाँ, नीचाई पे है ना ये, बारिश में ज़्यादा। हाँ, बारिश में तो रहते ही है। वैसे देखो यहाँ से मोटर से सप्लाई भी कर लेते हैं। यही के स्टोन भी यूज किए होंगे डोम में, और बाकी जो रेलिंग में कार्विंग की है वो उदयगिरी का सैंडस्टोन है। हाँ, तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो है ना काफ़ी छोटा साइज है, 3 नंबर से भी छोटा दिख रहा है ना ये। कनिंघम द्वारा ये स्तूप भी ओपन करवाया गया था, 2nd सेंचुरी BC में बना था ये। तो इसके अंदर से 10 आचार्य जो 3 जनरेशन के थे, तो इसके ऊपर से जो है ना 2.5 मीटर खुदाई के बाद यहाँ से वो अस्थियाँ मिली थी, यहाँ से 10 आचार्यों की। उनमें से अशोक के गुरु मोगली पुत्र तिस्सा का भी था इनमें से। तो खास बात इसमें ये है कि तोरण द्वार नहीं है, हर्मिका ऊपर छत्र नहीं है, मेधी नहीं है, इसमें सिर्फ भूवेदिका है। लेकिन भूवेदिका की जो पहचान है, जो सिंबल उनको भगवान बुद्ध की स्टोरियों में देना है, उनकी शुरुआत यहाँ से हुई है। जैसे सारनाथ का धम्म चक्र, देखो लोग इन्हीं की प्रेयर कर रहे हैं, क्योंकि बुद्ध तो यही है सिंबल से, ये बोधि ट्री की। फिर इसमें जो है ना वही अशोक उनकी दोनों वाइफ के साथ जो, तो यहाँ हम देख रहे हैं इसमें सबसे ज़्यादा अगर काम हुआ है तो वो लोटस फ्लावर, जो लोटस बनाया है इसमें बहुत अलग अलग फॉर्म के लोटस हैं इसमें जो है ना, बिल्कुल अलग अलग प्रकार में लोटस दिखाए गए। जो हमने आपसे ग्रिफिन की बात की थी, काफ़ी ऊंचे तोरण द्वार से फोटो नहीं आया होगा, ये है वो ग्रिफिन। हाँ, देखो ना इसमें वो ईगल जैसे पैर जैसे उसकी नोज़ बनाई, उस पर पंख दिखाए गए हैं, एनिमल की बॉडी है, इसको कहते हैं ग्रिफिन जो है ना, ये भी दानम लिखा हुआ है, देख रहे हैं दानम। तो इसमें जो है ना ये भी जो है ना डोनर के नाम है इसमें। तो इसकी वेदिका जो है बहुत सुंदर है, और पहली कार्विंग करने की जो तैयारी थी उनकी वो यहाँ से हुई है 2nd सेंचुरी BC से, जबकि तोरण द्वार जो है वो 100 BC के हैं, और ये पहले कार्विंग हुई थी यहाँ पे। तो यहाँ उनको तैयार करवाया गया था जो है ना कि कार्विंग करना आपको कैसे सीखना है। तो इसमें पिलर भी है, देखो पिलर है, इसमें एलिफेंट कैपिटल दिख रहा है, एलिफेंट वाला है ये चक्र जो है ना, तो बहुत बारीकी से उन्होंने इसको तराशा है यहाँ। ये देखो वही जैसे कहानी थी जब तथागत अपना गृह त्याग करके जा रहे थे, तो सारथी और घोड़ा और अम्ब्रेला वो दिखाया है यहाँ पे, उनके गृह त्याग की कहानी जो है ना। ये माता महामाया देवी को हाथी अभिषेक करते हुए यहाँ पे देखो, इसमें भी कुछ मिथिकल एनिमल हैं, जैसे इंसान जैसा सिर है और घोड़े जैसा शरीर है, और उस पर भी राइडिंग करते हुए जो है ना
यहाँ पे देखो सामने से एक सोल्जर को जाते हुए दिखाया है, बैकग्राउंड में लोटस दिया हुआ है। वो करते थे क्या? हाँ, एक मिथिक भी है। हाँ, ये देखो जैसे पशु और मानव, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ये जो अपने यहाँ कहानियाँ हैं कि जब पशु से मानव तक आता है और उसके जो है ना, ये देखो ये ग्रीक है, ये इंसान, इसके पहनावे से देखो, इसके कपड़े, लंबे जूते, ये जो है ना ये फाइटिंग। में भी वहाँ पर काफी सारे जी खुदाई भी मिले। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ देखेंगे एक जो कहानी है, इधर आइए, इस पिक्चर को देखिए आप, कि जब माता महामाया देवी अपने पीहर मायके जा रही थी और उसी समय उनको रात्रि विश्राम जंगल में करना पड़ा और उसी समय उनको लेबर पेन होने लगा, तो वो क्या करती है माता माया, एक हाथ से साल वृक्ष की शाखा को पकड़ लेती है और दूसरे हाथ से पेट को पकड़ के खड़ी हुई है, देख रहे हैं आप। तो ये प्रसव पीड़ा होने पे, तो ये माया देवी की एक पिक्चर है जो उनके जन्म के समय घटना घटी थी यहाँ पे। जो देखे ना हमने वहाँ तोरण द्वार का भार उठाते हुए, वही भार वाहक जो है ना, ऊपर धर्म चक्र है, त्रिरत्न बना हुआ है यहाँ पे। तो इसके 4 दिशा से एंट्री है, एल शेप में जो गेट बनाए गए हैं, और बाकी जो है ना यहाँ पे डांसिंग पीकॉक भी है। यहाँ पे देखो ये काऊ भी है, उसके बच्चा फीडिंग करते हुए, वहाँ से दूध पीते हुए। एलिफेंट है अपने, एक ही तो है, खुद को नहा रहा है, देख रहे हैं आप यहाँ पे। तो बहुत अच्छे से उन्होंने हाथी का, हमने बताया ना, हाथी का संबंध है उनके जन्म से, माता ने स्वप्न में देखा था। लोटस का संबंध प्योरिटी से है, घोड़े का संबंध ग्रह त्याग से है, बोधि ट्री का उनका मेडिटेशन से है, आसन जो है ना यहाँ पर। तो इन सारी चीज़ों को जो है ना उन्होंने बनाया था यहाँ पे इस पर, और इसके बाहर और अंदर दोनों साइड से उन्होंने कार्व किया है, देख रहे हैं आप यहाँ पे जो है ना। ये शेष नाग भी है, देखो 5 फन वाला नाग, देख रहे हैं। और नाग की कहानी क्या है, जब तथागत ने तब शुरू किया बोध गया में, तब उनके शरीर में मौसम बदलते थे, गर्मी आती है, धूप आती है, बरसात आती है, तो उनके शरीर की रक्षा के लिए नागराज मुचलिंद के द्वारा अपने को, बुद्ध को सुरक्षा देने के लिए अम्ब्रेला बन जाते थे, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनके ऊपर। तो अपने धर्मों में जो डियर पार्क का वो है, डियर का बनाना, ताकि डियर पार्क में भगवान बुद्ध ने पहला धर्म उपदेश दिया था, तो मृगदाव, ऐसी सारी चीज़ें हैं, ऐसे सारी सिंबल्स उन्होंने दिए हैं। देखो अंदर की कार्विंग में और बाहर की कार्विंग में कितना फ़र्क आ गया। ये है वेदरिंग, देख रहे हैं कितना क्लाइमेट का असर है, कितना विंड का प्रेशर है, गर्मी का है। तो जो नक्काशी जो अंदर है और जो बाहर है, उसमें बाहर काफ़ी फेड हुआ है, ये देख रहे हैं आप, काफ़ी क्षरण हुआ है इसमें जो है ना। बाकी वो 3 जगह उन्होंने जो है ना कार्विंग करते थे, तो 3 का बड़ा संबंध है यहाँ बुद्ध धर्म और संघ का जो है ना यहाँ पर। तो पूरा का पूरा जो है ना इसमें, तो इस स्तूप को ओपन करने से ये कन्फर्म हो गया कि यहाँ से आचार्यों की अस्थि मिले हैं धातु इसमें से कनिंघम को, और ये फाइनली 2nd सेंचुरी BC का है जो है। तो वो ही रहा है कि जो है ना अपना बुद्धकालीन इतिहास को जो बढ़ाया है मौर्य सम्राट अशोक ने, वो दिखता है जो है ना, क्योंकि उस समय बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति करने का समय निकला, फिर लोगों को समझाने में, क्योंकि लोग डायरेक्ट नहीं समझते हैं कि भाई ये क्या है, लेकिन जाने के बाद उन्होंने समझा और उस रास्ते को अशोक ने पकड़ा कि दुनिया युद्ध से नहीं बुद्ध से जीती जा सकती है। तब तो उनके जीवन में परिवर्तन हुआ, सब प्राचीन पाथवे है। हाँ, अब आपने देखा होगा कि पहले इंडियन नहीं घूमता था इतना, महाराष्ट्र वाले, बंगाली यही ज़्यादा घूमते थे, लेकिन आजकल का क्रेज़ ये है कि बहुत डोमेस्टिक घूमता है। यहाँ सबसे ज़्यादा श्रीलंका के लोग आते थे विदेशी, हाँ, क्योंकि धर्म के हिसाब से भी, और उनकी व्यवस्थाएं भी, मोनेस्ट्री और मंदिर है, इस वजह से। यहाँ बैठिए। तो धर्मेंद्र जी, सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि हम अपने अतीत को कैसे प्रमाणित करेंगे कि हमारा अतीत कैसा था। एक तो हमारी संस्कृति हमारे देश से, हमारे परिवार से मिलती है,
फिर उस समय की भाषाएं, लिपियों पे हमें शोध करना होता है, उससे अपना इतिहास मिलता है। जो बिल्डिंग बनी हुई है उससे मिलता है, जो नहीं दिख रहा है वो हम एक्सकेवेशन करके निकालते हैं। इन सारी चीज़ों से हम पता करते हैं कि अपनी संस्कृति क्या है। उस समय की भाषा पढ़ के, लिपियाँ पढ़ के, उस समय का शोध करके, एक्सकेवेशन करके, रिसर्च करके धरोहर को। और आज इतिहासकार इन्हीं पे रिसर्च करके तो सारी किताबें लिखी जाती हैं। वो प्रमाण है अपने ये जो है ना। कोई जापान वाला भी आके चित्र को देख लेता है और स्टोरी उसके ऊपर लिख देता है। वो अगर भाषा में होता तो हो सकता है कि भाषा नहीं पढ़ पाता तो इतिहास अधूरा रह जाता। तो वो चित्रों की भाषा जो है ना एक अलग ही ज्ञान की भाषा रही है उस समय जो है ना, है ना।